So today we have to start the Tana Bhagat movement. Yes. तो देखिए ये जो टाना भगत मूवमेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था, ट्राइबल मूवमेंट था जो कि छोटा नागपुर एरिया में किया गया था। एंड मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है आज के डेट में, तो सबसे ज़्यादा तो बिरसा मुंडा का मूवमेंट है। उसके बाद एक आध और है, और ये टाना भगत मूवमेंट जो संथाल मूवमेंट, संथाल रिवोल्ट था, और ये टाना भगत मूवमेंट भी समझिए कि उसके बाद फिर इन्हीं सबको याद किया जाता है। तो ये जो था आपका थोड़ा सा इसका रिलीजियस एस्पेक्ट था, धार्मिक पक्ष था इसमें, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ तो विद्रोह था, लेकिन इसका जो फोकस था वो समाज सुधार पर था ज़्यादा, ठीक है। ये अपने आप में उनके समाज को सुधार करने के लिए मूवमेंट जो है, समाज में धर्म में जो बदलाव आ रहे थे, सोच में जो युवाओं के बदलाव आ रही थी, उसको फोकस करते हुए ज़्यादा था। तो ये जो था थोड़ा सा धार्मिक और समाज सुधार मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। देखते हैं, दिस मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द बिरसा मूवमेंट, ठीक है। ऑफशूट का मतलब होता है एक उसका क्या कहें, उसका उसका ब्रांच की तरह, ब्रांच जो उससे निकल के टूटा था। कभी कभी क्या होता है कोई काम लोग शुरू करते हैं, फिर कुछ लोग जो होते हैं तो वो उनके जो उनके तरीक़ों से या उनके सोच से थोड़ा सा फ़र्क होते हैं, तो वो उससे अलग अपना थोड़ा सा एक अलग शुरू कर देते हैं, उससे ब्रांच निकाल करके हाँ टूट गया। हाँ हाँ। तो ये भी ये लोग जो भी लोग इसको करने वाले थे, पहले बिरसा के साथ ही थे, लेकिन फिर इनको लगा कि नहीं, समाज हमारा सुधार पर ज़्यादा फोकस है, बजाय अंग्रेज़ों से लड़ने के हमें अपने ही समाज में सुधार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये लोग उससे अलग हो गए थे। ऑफशूट समझ में, ऑफशूट मतलब होता है एक, समझ लीजिए कि एक ब्रांच बिखर गया। हाँ हाँ, जो उससे थोड़ा सा अलग हो गया। समझ गया। हाँ, तो दिस मूवमेंट वॉज एन ऑफशूट ऑफ द बिरसा मूवमेंट. This also was a multi-dimensional movement, as its leaders also had come forward with the issues of their social existence, religious traditions and human rights. अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ रही है कि ये जो मूवमेंट था, इनके कुछ अपने अलग विचार भी थे बिरसा मूवमेंट से। वो विचार क्या थे कि सोशल एग्जिस्टेंस, समाज का जो एक अस्तित्व होता है, समाज का जो रूप होता है, जिस तरह से समाज चल रहा होता है, रूप मतलब समाज चल रहा है। हाँ, मतलब समाज किस तरह से चल रहा है, लोग किस तरह से आपस में व्यवहार कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या तरीके हैं करने के, ठीक है, यही ना। माने आपस में किस, जैसे लोग जो रहते हैं किसी भी एरिया के, किसी भी जाति के, तो उनका सोच मतलब तौर तरीके क्या हैं, अब किस तरह से वो क्या खा पी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हाँ हाँ, जीने के तौर तरीके, या आपस में जो संबंध होते हैं, एक दूसरे से व्यवहार होता है, रिश्तेदारी होती है, नातेदारी होती है, समझ गए। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ, हाँ, यहाँ क्या लिखा है कि दिस ऑल्सो वॉज अ मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके कई डायमेंशन थे, कई पहलू थे, यानी इनका फोकस कई चीज़ों पर था। समझ में आ रही बात? जैसे बिरसा मूवमेंट था, मैंने बताया था, उसके 3 मुख्य उद्देश्य थे कि पहला, कि जो ब्रिटिश सरकार है उस क्षेत्र में, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। दूसरा कि जो से बाहर कर देना, हाँ, जो हाँ, और तीसरा था कि अपने अधिकार को ये वापस सुरक्षित करना, लड़ना, ठीक है। तो मुख्यतः एक तरह से कहिए कि उनका जो भी था, मतलब अपने व्यवस्था से था, जो अंग्रेजों के खिलाफ था। बाहरी लोगों ने जो उनके पर शासन कब्जा कर लिया था और उनके अपना मनमाना कानून बना रहे थे, तो उसी पर फोकस था। हालांकि हालांकि बिरसा मुंडा ने, जब आप पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में,
उन्होंने बहुत सारी बातें, मतलब समाज सुधार की भी बहुत सारी बातें कही, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी विस्तृत थी। आदिवासी समाज के लिए उनकी बहुत ज़्यादा सोच थी। आपने पढ़ा है कल कि हर मुद्दे पर वो सोच विचार करते थे, जो भी समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा होता था, और अच्छी समझ थी अपने समाज की, और पढ़े लिखे भी थे। तो लेकिन हाँ, आंदोलन, चूंकि युवा जो थे वो मुख्यतः आक्रोशित थे अंग्रेजों के खिलाफ और दिकू लोग, बाहर लोग के खिलाफ, तो उन्हीं के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। तो मुख्यतः वो एक विद्रोही रह गया था। जबकि टाना भगत मूवमेंट जो था, जो बिरसा के ही विचार से प्रभावित होके, जिन्हें लगा कि नहीं, हमें लड़ना भिड़ना तो उनको है, वो करने दीजिए, लेकिन हमें अपने समाज में भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनसे अलग होके अपने समाज सुधार, धार्मिक सुधार, इन सब पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। एक मिनट अभिषेक, थोड़ा सा। अरे वो HM सर किस लिए कॉल कर रहे हैं, बात करो। अब कहना कि उसी नंबर पर तुमको कॉल कर लिया कर रहे हैं बात। हाँ, सो देखिए, इसमें आपको लिखा गया है, ये ध्यान में रखना है, और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि दिस ऑल्सो वॉज अ मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट, मतलब इसके कई पहलू थे, यानी इसके एस्पेक्ट्स होता है, डायमेंशन एस्पेक्ट्स होते हैं। डायमेंशन का मतलब है, समझिए, फोकस। हैं? फोकस, फोकस यानी किस चीज पर उनका ध्यान था, किन बातों के वो लेके, उद्देश्य क्या थे उनके, ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान, फोकस। हाँ, पहलू भी हो सकता है, पहलू इसी को कहते हैं। हाँ, पहलू भी कहते हैं, पहलू भी कहते हैं। ध्यान में रखना, आपको लिखा आएगा कभी ऑप्शंस में कि मल्टी डायमेंशनल वर्ड को अंडरलाइन कर देना। मल्टी डायमेंशनल, एक तो ये मूवमेंट था, और दूसरे ध्यान में अभी जो आपने ऊपर देखा कि ये भी एक बिरसा मूवमेंट का ही ब्रांच था, उसका ऑफशूट था, उससे टूट के अलग हुआ था। तो हाँ, देखिए, दिस ऑल्सो वॉज अ मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट एज इट्स लीडर्स ऑल्सो हैड कम फॉरवर्ड with the issues of their social existence, religious traditions and human rights। तो कहा जा रहा है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि इसके जो लीडर्स थे, इस आंदोलन के जो करने वाले थे, ये अपने ऐसे मुद्दों को लेके आए थे। कौन से मुद्दों को? उनकी सोशल एग्जिस्टेंस, यानी उनकी सामाजिक अस्तित्व, यानी उनके समाज का अस्तित्व। समाज का अस्तित्व का मतलब है कि उनके समाज का क्या पहचान था, उनके समाज को लोग रहने, मतलब
क्योंकि देखिए इन्हें डर लग रहा, मैंने बताया था उस दिन विस्तार से आपको कि आदिवासियों को ये भय लग रहा था कि एक तो हमारी ये ज़मीनें छीन लेंगे, हमें बेदखल कर देंगे ज़मीन से अपने, ठीक है, नियम कानून बदल देंगे तो हम उसमें फंस जाएंगे, और हम लोग फिर हमारा धर्म भी नाश कर देंगे। पैसा तो ये इनको कर्ज दे के ज़मीन ठग ले रहे थे वो तो था ही, नियम कानून में बदलाव हो रहा था तो उनको अब नियम कानून भी समझ में नहीं आ रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं रह गया था, और उसके बाद धर्म का भी नाश हो रहा था क्योंकि नए नए बातें बता रहे थे ईसाई धर्म मिशनरीज जो है, जिसमें कि उसको उस पर आकर्षित होकर युवा जो है, इनके जवान लड़के बच्चे छोटे, उनको नई नई बातें पता चलती थी, आकर्षित करती थी, तो वो उनको फॉलो करने लगे थे। तो इन्हें डर था कि हमारा समाज ही नष्ट हो जाएगा, समाज हमारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा ज़मीन सब छीन लेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, ऊपर से हमारे खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं रहेगा काम करने का, क्योंकि कानून सब बदल गए हैं, ज़मीन भी नहीं बेच सकते हैं तो ज़मीन ये नहीं, और उसके बाद फिर हमारा धर्म का भी नाश कर दे रहे हैं कि हमारा जो जीने का तरीका था, अब नए जो युवा हैं, हमारे लड़के हैं जो भी है, वो अपना नए तरीके से मनमाना व्यवहार कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, जो पहले ट्रेडिशन था हमारा। तो इसी को कहा जा रहा है सोशल एग्जिस्टेंस, समझ रहे हैं? नॉर्मली नॉर्मली जीने का तौर तरीका हो हाँ हाँ, क्योंकि जीने का तौर तरीका बदल रहा था, सोच बदल रहा था, व्यवहार बदल रहा था युवाओं का, तो उन्हें लग रहा था कि हमारा जो भी पहले का जो है विरासत सब चौपट हो जाएगा, हमारे रिवाज सब चौपट हो जाएंगे, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, समाज हमारा खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो ये हुआ सोशल एग्जिस्टेंस। दूसरा हुआ रिलीजियस ट्रेडिशंस, जो धार्मिक जो रीति रिवाज थे उनको लेके, क्योंकि ईसाई धर्म वाले आ रहे थे तो वो नए नए तौर तरीके बता रहे थे, सिखा रहे थे लोगों को, और लोग उनसे आकर्षित होकर उनको अपना भी रहे थे। तो इनको लग रहा था कि भाई जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं हजारों साल से, वो सब जो है अब लोग छोड़ देंगे तो नष्ट हो जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा, कोई करेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा हमारा संस्कृति सब जो है पहले का। तो ये हो गया रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड ह्यूमन राइट्स, और जो मानव अधिकार जो होते हैं कि भाई मानवों के भी अधिकार हैं, हम लोग के भी जो भी लोग हैं उन सब के अधिकार हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स है, मतलब मनुष्य होने के नाते उनके कुछ अधिकार हैं, वो जानवर नहीं है, आदमी है जानवर है। जैसे अब जानवर है उसको हम लोग बांध के रख लेते हैं, तो क्या आदमी को भी बांध के रखें वैसे? तो कहने जानवर को हम जैसे तैसे कर देते हैं, तो क्या आदमी को भी उसी तरह व्यवहार करें? तो कहने का मतलब उनकी एक सोच होती है कि भाई जानवर आदमी में अलग होता है, फर्क होता है, आदमी जानवर से काफ़ी श्रेष्ठ ऐसा मानते थे, तो हम जानवरों की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स की बात, तो उन्होंने मानव अधिकारों की भी बात, तो ये मुद्दे उनके फोकस थे ज़्यादा। जो लोग ऐसा, तो उन्होंने अलग अपना किया और उन्हीं का नाम पड़ गया टाना भगत मूवमेंट। देखिए, द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1914 सी, 1914 में ये आंदोलन शुरू हुआ। टाना भगत वॉज नॉट अ पर्सन बट अ ब्रांच ऑफ ओरांव ट्राइब दैट हैड अडॉप्टेड कुरुख धर्म। अब ये देखिए टाना भगत वर्ड क्या है, तो जैसे बिरसा मूवमेंट कहते हैं तो बिरसा के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से है, लेकिन टाना भगत जो है ये क्या होता है, एक जीने का तौर तरीका होता है, समझ गए? और जो लोग, हाँ देखिए भगत का मतलब हो गया भक्त, भगत जो कहते हैं भक्त को बिगाड़ के हिंदी में कहते हैं ना भगत, और टाना वहां वर्ड यूज करते हैं कि जो मतलब दृढ़, आदिवासी शब्द है कि जो बिल्कुल मतलब डिटर्मिंड है, दृढ़ संकल्प है, मतलब कि हाँ बिल्कुल विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ एक अपना धर्म को फॉलो करता है, तो उन लोगों को वो लोग कहते हैं टाना भगत। समझ में आ रही बात? जो बिल्कुल हार्ड विल के साथ अपने धर्म को फॉलो करने वाले हैं, ऐसे लोगों को आदिवासी लोग उस क्षेत्र में टाना भगत कहते हैं। और ऐसे ही लोग जो है वो प्रचार प्रसार किए लोगों के बीच में कि हमें अपने धर्म को अच्छे से पकड़ के फॉलो करना चाहिए, दूसरों की बातों प्रभावित होकर अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, अपने तौर तरीके नहीं बदलने चाहिए, और हमें बड़े ही शुद्ध भाव से जो भी धार्मिक बातें उनको एकदम मूल रूप से वो लोग प्रचार कर रहे थे कि हमें ऐसे जीना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस तरह का जीने का तरीका लोगों के बीच में सिखा रहे थे आदिवासी समाज में, क्योंकि वो लोग अब नए नए तौर तरीकों में मस्त हो रहे थे, ठीक है,
नए नए जो तरीके उन्हें ईसाई मिशनरियों के द्वारा बताया सिखाया जा रहा था, या उनको देखते थे उस तरह से करते हुए, पहनते हुए, चलते फिरते हुए, तो ये लोग भी उसी तरह से अपना मनमौजी। देखिए अभी क्या है, आज के डेट में क्या है, युवा गया, कोई लड़का गया गया देखा सिनेमा हॉल में, अरे हीरो तो सलमान खान, ऐसे बाल रखे, वो आएगा अगले दिन नाई के पास, बोलेगा भाई मेरा भी बाल वैसे ही काट दो। कपड़ा देखेगा ऐसा पहना हुआ, क्या बात है, डांस कर रहा है ऐसे, चलो हम भी कपड़ा वैसे ही खरीद लेते हैं। इसी तरह से ना होता है, एक फिल्म आती है हिट, तो पूरे देश में जो है वही ट्रेंड चलने लगता है, बाल का, कपड़ा का, ये सब का जो भी चीज़। हाँ हाँ। तो क्योंकि वो युवा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ कितना बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, हीरो ऐसे कर रहा है। तो उसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आदिवासियों के साथ भी जो मिशनरियों को देखते थे, उनके पहनावे देखते थे, क्या कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह से वो हंस बोल रहे हैं, आपस में क्या व्यवहार कर रहे हैं, या क्या खा पी रहे हैं, कब सो उठ रहे हैं, इस तरह से वो देखते थे, तो उनसे प्रभावित होकर वो भी करने लगते थे। तो ऐसे में जो कुछ लोग आए जो बोले कि देखिए, तो बताए कि नहीं, हमें अपना जो पुराना हमारा धर्म है उसी पर चलने, उसी रीति रिवाज जो है, जीने का तौर तरीका है जिस तरह से, उसी तरह से जो है हमें भी करना चाहिए। एक कहेंगे थे ताला भगत से जो बिल्कुल आप दृढ़ संकल्प हाँ, धार्मिक रूप से, जो प्योर धार्मिक भाव से अपना और अपने रीति रिवाज को पकड़ के चलने वाला, जो बिल्कुल प्योर धार्मिक भाव से धार्मिक रीति रिवाज को रीति रिवाज को मानने वाला, रिवाज को मानने वाला, ये सब और पुराने रीति रिवाज को मानने वाला। धार्मिक रीति रिवाज और प्लस पुराने रीति रिवाज। हाँ, हाँ। तो ऐसे लोगों को देखिए, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत तरह के हैं ना, जैसे कि एक समय था राधा स्वामी का चलता था, तो राधा स्वामी को फॉलो करने वाले लोग थे, या बहुत सारे संत कोई कोई चलते हैं, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं ना, ऐसे जैसे एक समय आसाराम बापू थे, तो उन्हीं के फॉलोअर्स दम उसी तरह से जीते थे, या बहुत सारे होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो वैसे ही जो है टाना भगत, समझ गए वर्ड क्या है टाना भगत, टाना मतलब होता है दृढ़, जो बिल्कुल ठान ले कि हाँ ऐसा ही करना है, और भगत का मतलब हो गया भक्त, यानी कि जो धार्मिक रूप से जीवन गुजारने वाला है। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो प्रचार प्रसार, जीने का तौर तरीका प्रचार प्रसार किया, देखिए तो यही है कि टाना भगत वॉज नॉट ए पर्सन बट अ ब्रांच ऑफ ओरांव ट्राइब। ओरांव, अच्छा ये किस जाति के थे, उरांव जाति के थे। उरांव जो है एक वो भी जनजाति है, जैसे मुंडा है वैसे उरांव है, ये सब में। हाँ, ओरांव, हाँ मेजर जनजातियों में से हैं छोटा नागपुर के, ये मुंडा, ओरांव, संथाल, ठीक है। तो ओरांव ट्राइब के ये लोग थे जो है, और इन्होंने दे हैड अडॉप्टेड कुरुख धर्म, उनका मतलब एक अपना धर्म, मतलब जीने का तौर तरीका जो है उनको कुरुख धर्म आदिवासी में कहते हैं छोटा नागपुर में, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग में आजकल आप वर्ड सुनते होंगे सनातनी, सनातन, हाँ आजकल बहुत चर्चा में है। तो जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है, ऐसे हम लोग चलता है, हिंदू हिंदू हम लोग कहते हैं और चल रहा है, लेकिन ये हिंदू जो आज का शब्द है, ये बेसिकली हम लोग जब धर्म की चर्चा करते हैं डीप में उसमें, तो कहते हैं कि ये सनातन धर्म था, सनातन धर्म को ही आज हिंदू धर्म हम लोग कहते हैं, समझ गए। तो सनातन जो है वो एक थोड़ा सा शुद्ध रूप में धार्मिक था। तो आज भी जो लोग शुद्ध रूप में धर्म को फॉलो करते हैं, बड़े मूल रूप में करते हैं, क्योंकि धर्म भी धीरे धीरे बदल जाता है, उसके तौर तरीके धीरे धीरे समय के हिसाब से लोग बदलते चले जाते हैं कि भाई इतना कड़ाई करने की जरूरत क्या है, इतना कड़ाई कर, ठीक है थोड़ा चल जाता है आराम से।
तो लेकिन जो लकीर के फकीर बिल्कुल होते हैं, कठोरता से अपने पुराने धर्म को फॉलो करने, जैसे आज, तो उनको हम आज सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म की जो पुराने स्वरूप में फॉलो करते हैं। वैसे ही उरांव जाति में जो लोग धर्म को, उनका जो धर्म था, रीति रिवाज था, उसको कड़ाई से फॉलो करने वाले थे, तो उसको वो लोग कुरुख धर्म कहते थे। कुरुख उनका वर्ड है, कुड़ुख या कुड़ुख बोलते हैं। हाँ, कुड़ुख मतलब बिल्कुल कड़ाई से जो धर्म को फॉलो करने वाले हैं। तो कुरुख धर्म को जिन लोगों ने अपनाया था, ठीक है, तो ऐसे लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उनको टाना भगत कहते थे। और उनके जो आंदोलन था कि भाई लोगों को वो सिखा पढ़ा रहे थे, हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि ऐसे हमें जीना चाहिए, हमें पुराने अपने रीति रिवाज नहीं भूलना चाहिए, हमें धर्म को अपने कठोरता से पालन करना चाहिए। तो ऐसे इस आंदोलन को टाना भगत मूवमेंट कहा गया। समझ में आ गई बात? और ये 1914 में शुरू हुआ था। 1914 का साल है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था, उसी साल। तो याद रखेंगे 1914। अब देखिए आगे, they were in a very pitiable condition. They were in a very pitiable condition and they were engaged mostly in manual labor only. तो देखिए उरांव जाति के लोगों की बात की जा रही है, ये उरांव जाति पर ये फोकस था कि उरांव जाति के लोग जो थे, देवर इन अ वेरी पिटिएबल कंडीशन, उनकी बड़ी दुर्दशा थी, बड़ी बुरी हालत थी, ठीक है, बहुत ही। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय, जिस पर तरस आए, यानी जिसकी बड़ी बुरी हालत हो। दयनीय, इसका मतलब होता है कि तरस आना। हाँ, मतलब जिस पर तरस आए, दया के लायक जो हो। तरस, हाँ, योग्य, कि जिसको देख के इतनी बुरी हालत रहे कि उसको देख के ही आपको लगे कि ओह बेचारा कितना बुरी हालत में। तो पिटी, हाँ, पिटिएबल कंडीशन, बड़े बुरी हालत में थे ये। मतलब ऐसी बुरी हालत। हाँ हाँ हाँ। एंड दे वर एंगेज्ड मोस्टली इन मैनुअल लेबर ओनली, और ये ज़्यादातर जो है मतलब शारीरिक काम, शरीर का जो काम होता है, यानी कि मेहनत का काम में लगे रहते थे, मैनुअल लेबर में, शारीरिक मेहनत। हाँ। दे वुड टॉयल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग कैरिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, बट वुड बी पेड नथिंग स्पेशल फॉर देयर लेबर। कहा जा रहा है कि दिन भर कड़ी मेहनत करते थे। किस तरह का मेहनत? ईंटें उठाना, पत्थर उठाना, ताकि सड़क बनाई जाए, मकान बनाए जाएं। टॉयल का मतलब होता है, हाँ, कड़ी मेहनत। हाँ, कड़ी मेहनत। तो दे वुड टॉयल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक बेचारे कड़ी मेहनत करते थे। क्या कि ईंट उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, ताकि सड़कें बनाई जा रही हैं, मकान बन रहे हैं, उनमें काम करते थे ये। बट वुड बी पेड नथिंग स्पेशल फॉर देयर लेबर, लेकिन उनको मेहनत के लिए जो है मतलब बहुत ही कम पैसा अपने मिलता था जो है। इन अ वे दे वर बीइंग यूज्ड जस्ट लाइक म्यूल्स। देखिए कहा जा रहा है कि उनको एक तरह समझिए कि खच्चर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, खाली कि बोझ उठाने के लिए, और वो भी जानवर की तरह। देखिए ह्यूमन राइट्स इसीलिए वर्ड यूज किया था इससे पहले, जब इनके मैंने आपको डायमेंशंस बताया कि ह्यूमन राइट्स भी इन्होंने, कि आदमी है भाई, जानवर नहीं है कि आप उसको खच्चर की तरह काम लीजिए और उसको फिर वैसे ही तो खिला पिला के छोड़ दीजिए। जानवर को हम क्या करते हैं? शोषण करते हैं जानवरों का। आदमी कितना बुरा है इसको अब क्या बताएं आपको। हम लोग को लगता है हाँ बहुत अच्छे हैं, ये है, हम लोग आदमी हैं, ये। जानवरों का कितना बताइए, कि मतलब गाय का दूध निकालता है आदमी तो उसको खिलाता पिलाता भी नहीं ठीक से, उतना ही खिलाता है कि बस जिंदा रहे, और दूध देती रहे ठीक ठाक।
हम कभी सोचते हैं कि उसको और अच्छे से खिला दें, कि उसको जो स्वाद वाला चीज़ है उसको पसंद है जो चीज़ वो खिला दें, उसका भी अच्छा लगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं कि भाई हम तो देखते हैं यहाँ लोगों को जो गाय रखते हैं, हम लोग को तो बहुत कष्ट इसलिए देख के लगता है। हम लोग के यहाँ गाय का भी भोजन बनता था, हम लोग भी गाय रखते थे, गाय भैंस, और उसको अपने से करते थे। तो गाय के लिए भी हम लोग के यहाँ भोजन पकता था चूल्हे पर, ठीक है, और वो मिलता था उसको हर तरह का चीज़ खाने पीने के लिए, स्वाद अनुसार बहुत सारी चीज़ दी जाती थी, क्योंकि उसका भोजन है। गाय भी एक जानवर है ना, जानवर कोई भी जीव है उसको भी बहुत तरह का होता है, उसको भी स्वाद होता है, उसको भी खाने का एक ही चीज़ उसको डेली खाने का नहीं होता है कि भाई एक ही चीज़ खा रहे हैं, एक ही चीज़ खा रहे हैं। वो भी स्वाद, उसको भी जीव दिया है भगवान ने। तो खैर, तो यहाँ कहा जा रहा है कि फिर भी मान ले हम तो जानवरों के लिए, तो वही कह रहे हैं कि आदमी है, आदमी को जानवर नहीं समझ लीजिए, खच्चर नहीं उसको मान लीजिए कि खच्चर की तरह सुबह से शाम बोझ ढोवा रहे हैं और थोड़ा सा पैसा दे कि हाँ किसी तरह खा पी के जिंदा रहे और उसको छोड़ दिए। उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है, उसके आराम के लिए व्यवस्था नहीं रहती है। तो आदिवासियों का बहुत शोषण किया जाता है देश में, क्या कहा जाए। तो इस वजह से फिर वो बाद में नक्सलवाद कुछ कुछ फिर होने लगता है, या लोगों से वो उनका अलग सा व्यवहार हो जाता है शहरी लोगों से। बहुत वो शहरी लोगों से बड़े नफरत का भावना उनको रहता है, उनको लगता है इतने मतलबी हैं, सेल्फिश हैं। इसलिए देखिए दिक्कू जो वर्ड आया, दिक्कू वर्ड आज भी है, आज भी है वो। तो शहरी लोगों के अंग्रेज को प्रति डीकू कह सकते हैं, है। अंग्रेज को डीकू कह सकते हैं। नहीं, अंग्रेज ही नहीं थे दिक्कू, दिक्कू में सब थे, जो भी बाहर आदिवासी को छोड़ के जो भी बाहरी लोग वहां आ गए थे वो सब दिक्कू थे। चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, आज जैसे क्या है झारखंड में, क्या है, बिहारी को दिक्कू कहा जाता है। झारखंड के लोग बिहार के लोग से परेशान है, ठीक है, क्योंकि बिहार के लोग वहां अफसर बन के और हर पोस्ट पर रह के और शोषण किए। झारखंड अलग क्यों हुआ? झारखंड की मांग इसीलिए आई, पहले तो बिहार राज्य था, तो आदिवासियों को कोई ध्यान नहीं देता था और उनको बिल्कुल जानवरों की तरह लोग उनका शोषण करते थे, उनको दुर्व्यवहार करते थे, उनका क्या सब तरह का उनका वो करते थे। तो उनको मन में क्रोध आया कि भाई हम लोग को एकदम इस तरह व्यवहार करते, तो फिर वो क्यों टॉलरेट, इसलिए झारखंड के लिए फिर विद्रोह हुआ, आंदोलन हुआ कि नहीं हमें अपना राज्य चाहिए और बाहरों को भगाओ यहाँ से। बहुत ज़्यादा, मैं तो बताया था आपको कि वहाँ किस तरह से आंदोलन हुआ कि जितने बाहर के लोग हैं यहाँ से उनको निकाल बाहर कीजिए झारखंड से, ऐसा उनको क्रोध आया था फिर। तो देखिए कि एक समय जो बिरसा मुंडा ने किया था उसी तरह का ये आंदोलन था कि, और वहाँ कौन रह रहा था, वहाँ रह रहे थे कौन, बंगाली लोग, बिहारी लोग ज़्यादा, बंगाली भी थे काफ़ी, बंगाल के भी लोग। तो हाँ, तो दिक्कू आज के डेट में उनके लिए हम ही हैं। अभी भी देखिए आप, झारखंड का एग्ज़ाम हुआ था पीसीएस 2000 11-12 में के आसपास हुआ था, और उसमें जो क्या हुआ कि इतने बिहार के लड़के पास हुए, मतलब झारखंड के बहुत कम लड़के पास हुए थे। तो फिर वहाँ आक्रोश मच गया कि बताइए सब सीटें बिहार के लड़के ले लेंगे तो हम लोग के लिए क्या है। तो फिर वहाँ बहुत प्रदर्शन हुआ, ये हुआ, रिजल्ट को कैंसिल किया गया, और उसके बाद बिहार के लड़के नहीं वहाँ ले सके। इसके लिए फिर एक नया पेपर डाला गया पीटी में, सेकंड पेपर, जो झारखंड पर फोकस था, पूरा झारखंड का कानून, झारखंड का तौर तरीका, झारखंड का धर्म, झारखंड के आदिवासी लोग, पूरा हाँ झारखंड का एक पेपर डाला गया ताकि, तो इसलिए कि वहाँ, लेकिन उसमें भी पढ़ के यहाँ के लोग काफ़ी पास कर गए। कि पढ़ने में तेज है ना, इनका दिमाग होता है, और वो इसी से परेशान है, वो देखते हैं कि जहाँ आता है बिहार के बच्चे हमारा सीट सब ले लेते हैं। तो बहुत वहाँ फिर इतना बार उसमें वो रिजल्ट लटका रहा, और उस पर सरकार का बहुत खिंचाव हुआ। सरकार ने जो किया था, बीजेपी की नई सरकार बनी थी, सरकार को इतना विरोध हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, रिजल्ट कैंसिल करना पड़ा, फिर नया तरीके से एग्ज़ाम लेना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो लोग जो है चाहते हैं कि बिहार के लोग को पूरी तरह से यहाँ बैन कर दिया जाए, यहाँ एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाए। लेकिन बात है कि भाई विरासत रहा है कि बिहार के लोग वहाँ भी रहे हैं और जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरह नहीं किया जा सकता है बैन। तो मैं बता रहा हूँ कि आज भी उनके लिए जो है वो दिक्कू हम लोग हैं, बिहार के लोग हैं, या बिहार और बंगाल जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं।
तो बहुत ये हुआ, कई बार विरोध होता है, बहुत आगजनी होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। तो दीकू का मतलब है कि जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हमें दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए कि इतनी कड़ी मेहनत करते थे और उनको कड़ी मेहनत के बावजूद उनको बहुत ही कम मिलता था। आज भी देखिए कोयला खदान, पत्थर खदान, इस सब में जितने आदिवासी लोग काम करते हैं तो उनको बहुत कम पैसा मिलता है। इस वजह से फिर वहाँ वो चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर, तो देखिए इन अ वे लिख ही दिया है कि इन अ वे देर दे वर बीइंग यूज जस्ट लाइक म्यूल्स। उनको समझ लीजिए एक तरह से कि खच्चर की तरह इस्तेमाल खाली किया जा रहा था। वन यूथ नेम्ड जतरा भगत was recognized as the leader of this movement। तो इनमें एक जो युवा था जिसका नाम था जतरा भगत, जतरा भगत को अंडरलाइन कर लेंगे। जतरा भगत जो था उसको ये लोग ने अपना लीडर मान लिया कि भाई तुम ही हमारा नेतृत्व करो, आंदोलन करो हमारे लिए। ही यूज्ड टू बी बिजी ट्राइंग टू अटेन सुपर नेचुरल पावर्स। अब ये देखिए जतरा भगत का भी अलग कहानी है कि जतरा भगत जो है ये, हाँ बता रहे, जतरा भगत जो है तो ये किसमें लगा रहता था, ये लगा रहता था कुछ कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करने में कि मुझे कुछ दिव्य शक्ति मिल जाए। फिल्मों में देखते हैं ना कि जो कुछ कुछ अमरीश पुरी टाइप के लोग लगे रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, तो वो ये मिल जाए कि हम संसार को, महाकाल का जप करवाना, हाँ हाँ, तो वैसे ये भी जो है ये ऐसा ही कुछ ना कुछ जुगाड़ में लगा रहता था कि मुझे कहीं से दिव्य शक्ति मिल जाए। उसके लिए तंत्र मंत्र और कुछ कुछ ये सब जो आदिवासी लोग करते हैं करता रहता था। अकॉर्डिंग टू रूमर्स, तो इसमें अफवाह वहां उस समय क्या फैला कि दिस वेरी जतरा भगत हैड अ विजन ऑफ धर्मेश द सुप्रीम ओरांव डीटी हु हैड ऑर्डेन्ड हिम टू लीड दिस मूवमेंट। अफवाह वहाँ ये फैला हुआ था कि ये जो जतरा भगत था इसको धर्मेश, उनका जो सबसे बड़ा देवता होते हैं ओरांव जाति के, वो उनको धर्मेश कहते हैं। ठीक है, धर्मेश, धर्म का जो देवता है धर्मेश। तो वहाँ अफवाह था कि धर्मेश उसके सपने में आए और उसको बोले कि तुम आंदोलन एक चलाओ ऐसा, ठीक है, कि लोगों को कहो धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। ऐसा अफवाह फैला हुआ था। मैं अफवाह आप जो कहिए, मतलब रहता है ना, क्या जानते हैं कब अफवाही, अफवाह तो हर जगह होता है, पढ़े लिखों में भी होता है, हर जगह होता है। पढ़े लिखों में अलग तरह का अफवाह होता है, अनपढ़ में अलग तरह का अफवाह होता है। विजन मतलब उसको दिखाई दिए थे भगवान, यानी सपने में कहिए या जब कहिए कि भगवान उसको आए थे, नजर आए। तो ये तो सपना ही का सेंस होगा। हाँ हाँ, कि मतलब उसको भगवान दिखे थे और उन्होंने ही उसको, जो कि द सुप्रीम ओरांव डीटी, डीटी कहते हैं ईश्वर देवता को। डाइटी होता है कि डीटी? जो भी है, डेटी होता है प्रोनाउंस जो है, डेटी, डेटी, हाँ डेटी या डीटी भी होता है। हाँ, डे फॉर डे, डेटी भी होता है या डीटी भी होता है। डीटी डीसी वाला डी। हाँ हाँ, मंडे संडे डे होता है ना, डे। तो डेटी भी होता है या डीटी भी होता है, दोनों प्रोनाउंस कर, दोनों सही होता है। डेटी और डीटी। किसको कहेंगे? देवता। हाँ, देवता। तो ये जो थे, देखिए अब ये भी आपसे सवाल आ सकता है कि ओरांव में सुप्रीम डेटी कौन है, सबसे सर्वोच्च देवता कौन है उनके, तो धर्मेश उनको नाम कहते हैं। ठीक है, ये सब झारखंड में बहुत पढ़ना रहता था, हम लोग पढ़े थे। तो धर्मेश वो लोग कहते हैं अपने जो सर्वोच्च देवता होते हैं, हु, और उन्होंने ही उसको ऑर्डेन्ड मतलब आदेश देना, ऑर्डर करना, ऑर्डेन्ड मतलब आदेश, आदेश देना। तो मतलब ऐसा लोगों के बीच में मानना था, अफवाह था कि धर्मेश ने दर्शन दिए हैं,
जतरा भगत को, और उनसे कहा है, उनको आदेश दिया कि तुम ये आंदोलन चलाओ लोगों के बीच में अपने। तो जतरा भगत को सब कहे कि ठीक है, जब देवता तुम्ही को दर्शन दिए तो भाई आप ही लीडर बनो हमारे। तो इस तरह हाँ, तो जतरा भगत जो है आंदोलन के लीडर हो गए। हाँ, आगे देखिए। आफ्टर बीइंग ordained by धर्मेश the supreme god, जतरा भगत abandoned his activities related to taming of ghosts and spirits and turned vegetarian। अब देखिए क्या हुआ कि जब धर्मेश ने इनको आदेश दिया, दर्शन दिया जतरा भगत को, तो जतरा भगत का जो पहले का सब खुराफात करते रहता था कि कभी भूत को अपना कब्जा में कर ले, कभी किसी आत्मा को अपने कब्जे में, हाँ, टेमिंग मतलब कब्जे में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। तो जो भूत और आत्मा इस सब को में लगा रहता था अपने कब्जा में करने की, ताकि उससे शक्ति हमको मिल जाएगा, तो वो सब छोड़ दिया इसने, अबैंडन्ड मतलब ये सब काम खुराफात छोड़ दिया, एंड टर्न्ड वेजिटेरियन, और फिर वो वेजिटेरियन बन गया। ठीक है, हाँ, शाकाहारी हो गया। हाँ, उसने मांस, मतलब छोड़ देना। हाँ, त्याग देना। एक्चुअली आदिवासी लोग हैं तो वो लोग में बहुत होता है मांस का, शराब का, ये सब का भोग लगाते हैं, कुछ कुछ आत्माओं को तंत्र मंत्र करते हैं। तो ये इन्हीं सब खुराफात में लगा रहता था कि किसी आत्मा को, जिन को, इस सब को कब्जा में कर लें तो वो हमको बहुत सुपर विशेष शक्ति दे देगा, इसी सब जुगाड़ में लगा रहता था। तो फिर ऐसा लोग मानते हैं कि भाई उनको धर्मेश ने दर्शन दिया और उसको कहा कि भाई जो है तुम ये सब छोड़ के अपना लोगों के लिए आंदोलन चलाओ। तो उसने सब मांस मछली सब खाना भी छोड़ दिया और अपना इसमें आंदोलन शुरू कर दिया। He exhorted people not to believe in superstitions and advised them to inculcate moral values in their character। तो इसने, जो कि पहले अपने अंधविश्वास तंत्र मंत्र इस सब में लगा रहता था, तो इसने लोगों को समझाना शुरू किया कि हमें, समझाना, हाँ, एग्जॉर्ट का मतलब समझाना, मनाना, समझाना। not to believe in अंधविश्वास, हाँ, नॉट टू बिलीव इन सुपरस्टिशन एंड एडवाइज्ड देम टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन देयर कैरेक्टर। इनकलकेट मतलब होता है पैदा करना, जनरेट, हाँ, जनरेट। तो उसने कहा कि लोगों से कि भाई आप अपने चरित्र में जो है अपने मोरल वैल्यू कुछ पैदा कीजिए, यानी कि मतलब धार्मिक क्या, नहीं, मोरल वैल्यू होता है इसको हिंदी में क्या बोले, धार्मिक नहीं, नैतिक, हाँ, नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य ये होता है कि जो हालात के अनुसार सही चीज़ होता है, विवेक के साथ जो किए। जैसे कि अब ये नहीं कि तुमको कोई पैसा दे रहा है कि बगल वाले को चाकू मार दो, तो इतना पैसा देंगे तो तुम चाकू मार दो जाके उसको। कोई पैसा दे रहा है कि जाके उसका आग लगा दो उसका घर में, तो जाके आग लगा दिए पैसा के लिए। कोई कह रहा है कि जाओ उसका जानवर चुरा लो, पैसा दे रहा है तो तुम पैसा लेके उसका जानवर चुरा रहे हो। यानी कि अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं करना, तो इन सब को छोड़ देना। तो इसीलिए कहा कि अपने चरित्र में नैतिक मूल्य लाइए, मोरल वैल्यू लाइए, कि नहीं हमें कोई कहे तो उससे हमें गलत नहीं करना है किसी का जो है। मतलब नैतिक मूल्य नॉर्मल वर्ड में कुछ गलत ना करना, माने सही गलत का भेद करना, विवेक रखना, हाँ, विवेक रखना, सही सोच रखना, सही सोच विवेक रखना। हाँ। यस सर। जैसे होता है ना, कई बार अपने फायदे के लोग दूसरे का नुकसान कर देते हैं। अब भाई सिंपल बात है कि अब रेस में दौड़ रहे हैं 5 लोग, अब एक देखा कि एक हमसे आगे निकल रहा है, बस उसको टंगड़ी मार दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अब तो ये क्या है कि अपने फायदे के लिए ठीक है कि हम उसको गिरा दिए। तो ऐसा बहुत होता है, स्वार्थ के लिए लोग अक्सर बहुत सारे काम, उल्टे सीधे काम करते हैं। सब दुनिया में स्वार्थी के लिए होता है उल्टा सीधा काम। तो वही उसने कहा कि अपने स्वार्थ को त्याग के अपने अंदर नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य होता है नीति। नीति का मतलब होता है जो सोच विचार के किया गया एक अच्छा व्यवहार। तो इसलिए नीति से बना नैतिक, मोरल।
मोरालिटी से होता है, मोरालिटी से बना है कि भाई हमें सोच विचार के करना है कि अरे हमें थोड़ा पैसा दे रहा है, उसके लिए हम अपने पड़ोसी का, अपने दोस्त का, किसी के साथ धोखा न कर दें, उसको ठगे नहीं, उसका ये नहीं कर दें, नुकसान नहीं कर दें। ठीक है, तो उसने लोगों से फिर प्रचार प्रसार करना शुरू किया, कहना शुरू किया कि देखिए हमें जो है अपने व्यवहार में कुछ नैतिक मूल्य लाना चाहिए, यानी कि उस तरह से सोच विचार के काम करना चाहिए, खाली स्वार्थ में अंधा नहीं हो जाना चाहिए। और सुपरस्टिशंस को छोड़ने बोला कि अंधविश्वास में मत पड़ो। ऑल्सो ही enjoined those working as forced labor or low paid labor to stop doing the same। साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने जो लोग जो बहुत कम मेहनत आने पे मजदूरी पर मेहनत करते थे, ठीक है, उनको जो है उसने ऐसा करने से मना किया कि भाई आप कम पैसा लेके मेहनत मत कीजिए। अब जो बेचारे गरीब होते हैं क्या करें, कि उनको जिसको पैसे की ज़्यादा दिक्कत है सीधा, तो वो क्या करेगा, उसको जो पैसा मिले कहेगा कि ठीक है साहब मजबूर हैं कर देते हैं, हमको तो पैसा चाहिए। तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कि भाई इसको कम ही पैसा दे देंगे मान जाएगा, इसको ज़रूरत है पैसे, ये तो भूखे मरेगा। तो उसका लोग कम पैसे पर है कि भाई इतना ही पैसा देंगे, करना है तो करो नहीं तो जाओ। तो काम की तलाश उसको कमाना है तो क्या करे बेचारा, वो कम पर भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो लोग मजबूर हो जाते, उनको उसने कहा कि मना किया कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप जो है जो सही आपको मिलना चाहिए पैसा या उसी पर आप काम कीजिए, आप कम पैसों पर काम मत कीजिए। तो वेरी सून ही बिकेम क्वाइट पॉपुलर अमंग पीपल एंड दे स्टार्टेड टू फॉलो एवरी वर्ड कमिंग फ्रॉम हिम। तो बहुत तेजी से ये क्या हुआ, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गया, लोग इसको बहुत पसंद करने लगे, इसके विचारों। और उसके बाद क्या हुआ कि तुरंत धीरे बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि लोग उसके कहे एक एक शब्द को मानने लग गए। लोग उसके कहे एक एक शब्द जो उसने कह दिया कि यहाँ ऐसे करना है, वहाँ ऐसे करना, तुम अपने घर में ये करना, तुम वो करना, जो कहते थे वो एक एक शब्द जो है ये लोग मान लेते थे। दिस अननर्व्ड द ब्रिटिश एंड दे अरेस्टेड जतरा भगत। तो जब ऐसा देखा ब्रिटिश लोग, तो सब इनको जानकारी रहती थी, तो उन्होंने जब देखा कि भाई जतरा भगत का हर बात ये लोग बिल्कुल मान रहा है, पूरा उरांव जनजाति और फॉलो कर रहा है, तो इससे तो नुकसान भी हो सकता है, कल को कह देगा हम पर लड़ाई करने, तो ये तो लड़ाई कर देंगे सब, जो हम पर अटैक कर देंगे। तो इस पे जो है ब्रिटिश लोग चौंक गए। अननर्व्ड का मतलब होता है, अननर्व्ड का मतलब होता है घबरा जाना या चिंतित हो जाना, चिंता में पड़ जाना। ठीक है, एंड दे अरेस्टेड। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने चिंता में पड़ गए जब देखे कि जतरा भगत का इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रहा है और लोग जो राव जनजाति के लोग उसकी एक एक बात मान रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इसको रोकने के लिए क्या किया कि इसको गिरफ्तार कर लिया जतरा भगत को। दिस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट अमंग द ओरांव्स। तो उनके ऐसा करने से जब जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया तो उससे उरांव जाति के लोग काफ़ी गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। द ब्रिटिश, हाँ रिजेंटमेंट मतलब गुस्सा, विरोध, आक्रोश। आक्रोश। यस सर। देखिए रिजेंटमेंट का मतलब जो अंदर अंदर गुस्सा पनप रहा होता है उसको रिजेंटमेंट कहते हैं, जो सामने वो दिखाता नहीं आदमी, लेकिन अंदर अंदर वो उसके गुस्सा पनप रहा होता है। आक्रोश का मतलब हुआ अंदर अंदर गुस्सा पनपना। हाँ नहीं आक्रोश, हाँ सही बात है, पनपना। फिर धीरे धीरे वो जमा होते जाता है, जब एक लिमिट पार हो जाता है तो फूट जाता है, तो उस दिन फिर आदमी जो मनाता है कर डालता है। तो इस, हाँ इससे अंदर उनके, हाँ पनपना। यस सर। तो उनके अंदर गुस्सा पनप रहा था
आदिवासियों के अंदर, जब वो देख रहे थे अंग्रेजों के और ये दूसरे लोगों के व्यवहार देख रहे थे। द ब्रिटिश स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स कनेक्टेड टू दिस मूवमेंट। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई कैसे रोका जाए, तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले जो जो इसके नाम में जाने हुए जो नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लो। हाँ, प्रसिद्ध नेता हैं, उनको पहले गिरफ्तार कर। तो जो भी लोग इस आंदोलन के जो भी प्रोमिनेंट लोग थे उन सब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। दिस रिजल्टेड इन वायलेंट इंसिडेंट्स एंड देयर वाज सोशल अवेकनिंग ऑल अराउंड। तो जब उन्होंने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो उससे जो है बड़ा हड़कंप मचा चारों तरफ, और लोग इसमें क्या है, कई सारी हिंसा की घटनाएं हुई, क्योंकि गिरफ्तार कर लिया था तो लोग बहुत चिंता में पड़ गए थे। तो उसमें अवेकनिंग मतलब जागरूक, अवेकनिंग मतलब जागरूकता। हाँ, ऑल अराउंड। हम्म। There was this resulted in violent हिंसा, हाँ हिंसिक घटना। हाँ, लड़ाई की, मारपीट की घटना। हाँ, समझ गए। हाँ, तो दिस रिजल्टेड इन वायलेंट इंसिडेंट्स, कई जगह लड़ाई मारकाट की घटनाएं हुई। एंड देयर वाज सोशल अवेकनिंग ऑल अराउंड, और समाज में चारों तरफ एक अलग नई जागरूकता पैदा हुई। समाज जो है जागरूक हो गया उरांव का। द ब्रिटिश क्रस्ड द मूवमेंट विथ ऑल ब्रुटैलिटी। तो फिर आंदोलन में यहाँ बहुत अत्याचार किया फौज ने और इसको दबा दिया, आंदोलन क्रश कर ये दिया दबा देना, ब्रूटैलिटी, है। दबा देना। ये ब्रूटैलिटी का सेंस में पता नहीं है ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी मतलब बहुत क्रूरता, अत्याचार। हाँ, वही तो। यस सर। हाँ, तो बहुत क्रूर तरीके से दबाया गया, यानी कि इतना बुरी तरह से हमला करते थे और टॉर्चर करते थे लोगों को। ठीक है, तो बहुत जल्द दबा मूवमेंट ये। द ब्रिटिश क्रश द मूवमेंट विथ ऑल ब्रुटैलिटी। पूरी क्रूरता का इस्तेमाल, अपनी ताकत का पूरी कठोरता से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस आंदोलन को दबा दिया। हाउएवर द मूवमेंट वाज स्टिल एबल टू अवेकन सोशल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। तो दबा तो दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने लोगों के बीच में, अपने समाज की काफ़ी कॉन्शियसनेस हो गई उनके बीच में, यानी समाज की समझ पैदा हुई। Thus, these tribal movements against the British rule played an important role in restoring the rights of the downtrodden to some extent. देखिए क्या कहा जा रहा है कि हालांकि आंदोलन दब गया, लेकिन इसने बहुत हद तक सफलतापूर्वक काम, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया किसमें, इन रेस्टोरिंग द राइट्स ऑफ द डाउनट्रॉडन टू सम एक्सटेंट। जो दबे कुचले लोग थे, यानी कि जिनका शोषण हो रहा था, जो गरीब लोग थे, उनके अधिकारों को सुरक्षित करने में काफ़ी हद तक इसने काम किया आंदोलन ने। तो इस आंदोलन को हम ये नहीं कह सकते कि फेल हो गया। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? कुछ कुछ एक्सटेंट का मतलब तो ऐसे होता है, कैसे समझाएं, सब बहुत बेसिक वर्ड्स है। एक्सटेंट का मतलब होता है उसका कितना हिस्सा। हाँ, विस्तार, हिस्सा हिस्सा हिस्सा, या तो कहा जा रहा है टू सम एक्सटेंट का मतलब है कि थोड़े थोड़े तौर पर, थोड़े हिस्से में, मतलब थोड़ा थोड़ा, एक तरह से समझ लीजिए। टू सम लिखा है, अगर फुल लिखता तो मतलब पूरे तौर पर, और सम एक्सटेंट लिखा है तो थोड़े। तो कहा जा रहा है कि हालांकि इसने पूरी तरह जो है नहीं किया, लेकिन थोड़े तौर पर कुछ, थोड़ा सा अगर माना जाए कि इसने जो गरीब कुचले लोग थे उनके अधिकार जो है जरूर फिर से लौटाए। ये थोड़ा भाग भाग होगा। हाँ, भाग भाग भाग, ठीक है, भाग। To some extent, these movements had all the elements like aggression, brutality, anger, strong organization, and tactical reasons that gave rise to
रिवोल्ट्स। कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन थे, अब देखिए इन जनरल सभी आंदोलनों की बात हो रही है कि जो भी ट्राइबल मूवमेंट्स थे, ठीक है, इनमें सब में जो है कुछ बातें कॉमन थी, कुछ चीज़ें कॉमन थी। क्या? लाइक एग्रेशन, यानी एक एग्रेशन को हिंदी में क्या बोले? अग्रसर। नहीं, अग्रेशन नहीं। अग्रसर। एग्रेशन का मतलब हो गया उत्तेजना एक तरह से, या उसको क्या बोले कि मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाना, समझ रहे हैं? या लड़ने के लिए तत्पर, तुरंत लड़ने की इच्छा। हाँ, हाँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ, तो देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन थे, इनमें हर तरह के तत्व थे, एलिमेंट्स मतलब तत्व, यानी कि जो चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ का हिस्सा होती हैं तो कि ये लड़ने के लिए तत्पर रहना, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लड़ने के लिए, जो लड़ने भिड़ने का जो एक एटीट्यूड रहता है ना, कि अगर जहाँ हुआ तो तुरंत लड़ पड़ेंगे। एग्रेशन कहते हैं ना, बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है कि तुरंत गुस्सा उसको आ जाता है, लड़ने की लड़ पड़ता है। तो एग्रेशन, ठीक है, एक मिनट। एग्रेशन, ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता, क्रूरता भी थी आंदोलन। मैंने आपको समझाया था कि आदिवासी सीधे होते हैं, लेकिन जब उनका गुस्सा चढ़ गया तो फिर वो बड़े हिंसक हो जाते हैं, फिर मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं, तो क्रूरता उनके अंदर आ जाती है, फिर वो जानवर बन जाते हैं सही में। हाँ, नहीं, मैं एक मजाक, मतलब ये नहीं समझिए, आदमी होता है ना, आदमी, आदमी भी एक जानवर ही होता है, कहने को कहे कोई, लेकिन आदमी भी एक जानवर है। अब उसके अंदर का जानवर शांत रहता है जब तक वो विवेक रहता है, उसको उसको एक समाज का वो रहता है। लेकिन कोई भी आदमी जानवर होता है, यहाँ तक कि बाबा साधु संत भी जानवर है। सब सब हम सब जो है एक जानवर ही है, ठीक है, हम सब के अंदर एक जानवर है, लेकिन वो जो है तब तक शांत रहता है। देखिए, आप, एक कुत्ता है, कुत्ते को पुचकारिए, उसको खाना दीजिए, उसको प्यार से रखिए, देखिए कितना प्यार, वो आपका वो बच्चे की तरह प्यारा हो जाएगा, और वैसे ही दुलार करेगा, बिल्कुल जहाँ पाए खुश हो जाएगा, दुलार करेगा, उछले कूदे आपके सामने। उसके बाद आप क्या करिए, उसको जो है उसको मार के देखिए, उसको खाना मत दीजिए, अब फिर देखिए उसका व्यवहार कैसे, तुरंत फिर वो गुर्राना शुरू कर देगा, ठीक है, भौंकना शुरू कर देगा, और हो सकता है आपको काट भी लेगा गुस्सा में, खाना वाना नहीं दीजिएगा तो, या उसको तंग करिएगा अननेसेसरी तो वो शांत है तभी तक वो, और आपको बहुत अच्छे से कर रहा है जब तक आप उसको सब चीज़ ठीक से मिल रहा है, या उसको अपना पसंदीदा चीज़ खाने के लिए मिल रहा है, सोने उठने के लिए मिल रहा है। हम लोग में भी होता है, ये आदमी में भी होता है। देखिए, तो आदमी को जब तक अपने हिसाब से चीज़ें मिलती रहती तब तक खुश रहता है, और आदमी की तरफ व्यवहार बहुत अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन जहाँ उसको नहीं मिलना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलना शुरू होता है, और एक समय होता है कि जब उस पर अत्याचार अगर होने लगता है और उसका लिमिट, तो फिर वो जानवर बन जाता है, फिर वो मतलब जानवरों की तरह बिल्कुल, और वहशी की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है, समझ गए?
तो आदिवासियों का भी यही है कि जब तक वो बेचारे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब उनका बर्दाश्त का सीमा टूट जाता है तो फिर वो बिल्कुल एक वैसी जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि भाई सीधे साधे लोग थे, अब उन पर तो अत्याचार कर रहे थे, तो उनका गुस्सा भी उतना ही था, एग्रेशन था, ब्रूटैलिटी था, क्रूरता था उनमें, एंगर, क्रोध, गुस्सा, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें एक अपना आपस में संगठन करने का भी अच्छा शक्ति था, संगठित थे, एंड टैक्टिकल रीजंस दैट गेव राइज टू रिवोल्ट्स, और साथ ही साथ ऐसे इन आंदोलनों में ऐसे भी कारण थे इनके जिसके कारण कोई भी विद्रोह पैदा होते हैं, ये कहा जा रहा है। मतलब कैसा कारण? टैक्टिकल रीजंस मतलब जो युद्ध से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी युद्ध होता है तो उसके जो तौर तरीकों से जो जुड़ी हुई बातें होती हैं कि किस तरह से युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, हमला हो रहा है। टैक्टिकल मतलब किस तरह से युद्ध? टैक्टिकल मतलब लड़ाई हमले से जुड़ा हुआ। हमले से जुड़ा हुआ? हाँ। जैसे देखिए, मैं एक सिंपल आपको बात समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदिवासी है और वो उसको आपको डांटना है, उसको आपको किसी बात के लिए डांटना है। अब अगर वो पूरा दिन भर का थका हुआ काम करके आया है, भूखा है, वो आराम करेगा, खाना खाएगा, उसको चाहिए सब, भूख लगा हुआ है, थका हुआ है, और उस समय आप अगर डांट दिए तो मालिक नौकर का हिसाब नहीं दे, हो सकता है कि आपका खून कर देवे। और वही आप उसको सुबह में जब वो खा पी के निकला है या बैठा हुआ है घर या आराम से है, और उस समय आप उसको जाइएगा डांटिएगा, तो वो डांट सुन लेगा और आपकी बात समझ भी हो सकता है ले, मान भी ले। तो इसी को टैक्टिकल कहते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है, उसकी समझ जो होती है कि भाई आपका टैक्टिकल है कि आप जान रहे हैं कि अभी थका हुआ है, अभी भूखा है, गुस्से में है, तो अभी उसको हम डांटे नहीं, बोले नहीं। और उस क्या करने की समझ? हाँ, उस समय आप उसको अगर डांट, भले आप सही चीज़ के लिए डांट रहे हो और आप उससे आप मालिक हो जो हो, लेकिन आप उसको डांट दिए उस समय, तो फिर वो मालिक नौकर, उसको दिमाग काम नहीं करेगा, फिर वो आप पर ऊपर अटैक कर देगा सीधा, बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारी समझ है कि अच्छा भाई उसको कब डांटना है, तो अच्छा ठीक है, अब जब अच्छे मूड में रहने दो, अच्छा खाए पिए रहे, तब उसको डांटिए, तो आपको सुन लेगा, मान भी लेगा, बर्दाश्त भी कर लेगा। हाँ, मतलब कि ये लड़ाई से जुड़ा हुआ कब क्या कर हाँ दे, हाँ विवेक, हाँ हाँ उसका विवेक। हाँ। समझ गया। और कई जैसे होता है ना कि बॉडी। जैसे देखिए, कोई मान लीजिए मैंने जैसे बताया ना कि कब, अब आपको कोई लोग है या कोई जनजाति आदिवासी है, अब अभी वो उनका खूब खुशहाल जिंदगी है, उस समय आप उनसे कड़ाई से काम ले लेंगे तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, कर देंगे काम आपका कड़ाई वाला। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा जनजाति की जिसको अभी बहुत गरीबी छाई हुई है, बहुत परेशान है सब, जो मतलब उनका काम धाम बहुत कड़ा करना रहता है, थके रहते हैं, उनके बीमारी है, जो भी है, और उस समय आप उससे कड़ा काम लेने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ वो लड़ाई मारपीट पर उतर आएगा। समझ गए तो। हाँ। तो यही कहा जा रहा है कि विद्रोह कब होते हैं, विद्रोह के पीछे एक टैक्टिकल रीजन मतलब होता है कि उसका एक कब क्या करना, इसका भी कारण होते हैं कि जिस समय अगर वो दुख है, बहुत उस पर दुख का, बिल्कुल दुख में डूबा हुआ है, थका हुआ है, चिढ़ा हुआ है, और उस समय आपने उसको छेड़ दिया तो वो विद्रोह पर आमादा हो जाएगा। विद्रोह ऐसे ही होते हैं, एक कोई कारण होता है छोटा सा और वो चिंगारी बन जाता है और विद्रोह सब लोग कर बैठते हैं। तो और वो इसलिए विद्रोह कर बैठते हैं क्योंकि बहुत दिन से वो अत्याचार सह रहे होते हैं, उनके अंदर गुस्सा पनप रहा होता है। ठीक है। तो अब उस कोई भी आदमी है या कोई भी जनजाति है, लोग हैं, तो उनका जीवन में सब चलते रहता है, कभी अच्छा समय, कभी बुरा समय।
अब उससे क्या काम किस या क्या उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना, ये हमारी समझ होती है, हमारी चतुराई होती है कि उससे कैसा व्यवहार करना है। तो अगर आप ये बिना सोचे समझे उससे गलत समय पर व्यवहार कर देंगे तो फिर आपको भी गलत परिणाम मिल जाएगा उससे। तो विद्रोह कहा जा रहा है कि इसी कारण होते हैं, टैक्टिकल रीजंस कहा जा रहा है कि सब लोग चिढ़े हुए बैठे हुए हैं, परेशान बैठे हुए हैं, सब अंदर से सब झल्लाए हुए हैं, और उस समय आपने कुछ नया नियम ला दिया, नया कोई बात उठा दिया, उनके जो उल्टा उनको पसंद है, बस विद्रोह शुरू हो जाएगा, विद्रोह उठ पड़ेगा। ऐसे ही विद्रोह पैदा होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ये जो मूवमेंट आंदोलन थे जनजातियों के, इनमें हर तरह की चीज़ें थी, इनमें एग्रेशन भी था, इनमें ब्रुटैलिटी भी था, इनमें एंगर भी था, इनमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन भी था, आपस में इनका बड़ा संगठन भी था, और टैक्टिकल रीजंस, और साथ ही साथ युद्ध से जुड़े हुए कारण भी थे, दैट गिव राइज टू रिवोल्ट, जिसके कारण विद्रोह, इन्हीं सब बातों के कारण विद्रोह पैदा होते हैं। द कंडीशन ऑफ बिहार एट दैट time was pitiable, and the irony was that the outsiders who had come to exploit and take advantage of this naturally rich region had almost dispossessed the original tribes of the region of their lands and properties। कहा जा रहा है कि उस समय बिहार की जो हालत थी बड़ी दयनीय थी, यहाँ पिटिएबल वर्ड है, तरस खाने लायक, बुरी हालत थी। हाँ, बिहार की हालत बहुत, मतलब तरस होता है क्या? हाँ, दया, तरस। यस सर। दयनीय का मतलब हुआ दया के लायक, तो वही वर्ड हो गया दयनीय, दया के लायक, ठीक है। तो पिटिएबल उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो कंडीशन ऑफ बिहार एट दैट टाइम वाज पिटिएबल, एंड द आयरनी वाज दैट, और आयरनी कहते हैं कि जो एक के उल्टा हो, जैसा सोचे उससे उल्टा हो, जो सोचे उसका अपोजिट। हाँ। And the irony was that the outsiders who had come to exploit and take advantage of the naturally rich region had almost dispossessed the original tribes of the region of their lands and properties। तो कहा जा रहा है कि ऐसे लोग, यानी अंग्रेजों की बात कही जा रही है, कि जो आए थे यहाँ, बाहरी लोग थे, हम यहाँ अपना ठीक ठाक जैसे भी थे, ये तो बाहरी लोग आए थे बाहर से, और वो ताकि हमारे जो संपन्न क्षेत्र था, जो संपन्न क्षेत्र आप जान रहे हैं, झारखंड में मिनरल्स बहुत है और तरह की चीज़ें हैं बहुत, जो खदान वगैरह में होती है, सीमेंट है और चीज़ है, तो उन सब का फ़ायदा उठाने के लिए लोग यहाँ से गए थे कि हाँ वहाँ रहेंगे तो सब चीज़ भी मिल जाएगा और पैसा भी ठीक ठाक मिल जाएगा काम की तलाश में, तो गए थे। तो उसमें है, यही कहा जा रहा है कि द कंडीशन ऑफ बिहार एट दैट टाइम वॉज पिटिएबल, and the irony was that the outsiders who had come to exploit and take advantage of this naturally rich region had almost dispossessed the original tribes of the region of their lands and properties। तो कहा जा रहा है कि जो लोग व्यापार करने आए थे, इस थोड़े से जगह में लोगों के लिए काम करने आए थे, वो जो है क्या किए कि कुछ साल होते होते जो है उन्होंने जो ओरिजिनल जाति के लोग थे जिनकी जमीनें थी, उन सब की जमीनें छीन ली गई थी, ठीक है। डिस्पोजेस्ड द ओरिजिनल ट्राइब्स फॉर ऑफ द रीजन ऑफ देयर लैंड्स एंड प्रॉपर्टीज, उनका जमीन और संपत्ति सब छीन लिया गया धीरे धीरे करके। अवे फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन एंड डिप्राइव्ड ऑफ फैसिलिटीज, अब इन लोग को एक पूरी ढंग की शिक्षा तो मिलती नहीं थी आदिवासियों को, तो न तो इनके पास ढंग की शिक्षा थी, एंड क्या लिखा है, अवे फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, एक तो ढंग की शिक्षा नहीं थी, एंड डिप्राइव्ड ऑफ फैसिलिटी, इनको कोई फैसिलिटी भी नहीं होता था, घर में कोई सुविधा नहीं होती थी, हाँ, वंचित, सुविधा से वंचित थे। फॉर्मल फॉर्मल मतलब क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं कि जब हम एक कोई काम को ढंग से करें, फॉर्मल का मतलब होता है ढंग से, जैसे एजुकेशन यहाँ करा है कि मतलब हम प्रॉपर बाकायदा स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, वहाँ भी ढंग से पढ़ाई हो, तो हमने शिक्षा पूरी की, तो उसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन।
ढंग से। हाँ, अब जैसे यहाँ सरकारी स्कूल में तो क्या होता है, वो नाम मात्र के लिए है, टीचर भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, और गपशप हो रहा है, चल रहा है, स्कूल की घंटी खत्म हो गई, चलिए टीचर भी घर, बच्चे भी घर। तो उसको फॉर्मल, हालांकि वो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन स्कूल जाके कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रहा है। तो जब किसी काम को ढंग से किया जाए तो उसको फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन था नहीं, इनको ढंग से शिक्षा मिली नहीं थी, और न ही इनके पास किसी तरह की सुविधाएं थी, सुविधाओं से भी वंचित थे, लेकिन फिर भी। फॉर्मल एजुकेशन मतलब वो ढंग 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 से हाँ, एक शिक्षा। हाँ, शिक्षा। यस सर। दिस ट्राइबल सोसाइटी वॉज लीडिंग अ पीसफुल लाइफ। कहा जा रहा है कि ये सब का कमी था उनमें, लेकिन फिर भी वो अपना एक शांति से एक जीवन गुजार रहे थे। All their pleasure and happiness revolved around their festivals, rituals and their social structure. तो जो आदिवासी लोग थे, हालांकि वो लोग ठीक है, कहा गया था सरकार की ओर से, हाँ, उनको जो है शिक्षा नहीं थी और नहीं उनको कोई, फिर भी जो है वो अपना शांति से जी रहे थे, शांत जीवन गुजार रहे थे, ठीक है। ऑल देयर प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस रिवॉल्व्ड अराउंड देयर फेस्टिवल्स। उनकी जितनी भी खुशी होती थी वो अपने त्योहारों को ही लेके होती। त्यौहार आ गया, खूब खुश हो जाते हैं सब। कैसे हम लोग के यहाँ भी होली दिवाली आ जाती, लोग खुश हो जाते हैं। हम अब नहीं होते हैं, अब क्या, बहुत दिन से मेरी खुशी ख़त्म हो गई स्कूल एज कॉलेज में पढ़ के जो है, ठीक है, छुट्टी मिलती नहीं थी तो मज़ा ही ख़त्म हो गया पर्व त्यौहार का, जो है कभी रहे भी नहीं, कभी जो है पर्व त्यौहार। तो हमें कोई खुशी नहीं होती है ये सब दिवाली दशहरा और होली और क्या आता है जो भी। लेकिन ये बेचारे जो ट्राइबल लोग थे, इनकी खुशी इन्हीं पर्व त्योहारों में ही होती है। पर्व त्यौहार आने पर ये बहुत खुश हो जाते हैं और अपना अच्छे से मनाते हैं। तो रिवॉल्व अराउंड देयर फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, जो उनके जो पर्व त्यौहार पर जो भी कामकाज किए जाते हैं उनको रिचुअल्स, एंड देयर सोशल स्ट्रक्चर, और उनका जो सामाजिक ताना बाना था, सामाजिक ढांचा था, वो उनके खुशी का मेन कारण होता है। बड़े खुश होते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ देखिए ये है, वो हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, वो हमारे लोग हैं, वो ये है, तो इस पर ये बड़े इनकी खुशी टिकी रहती है। These tribals have been able to safeguard their existence even after withstanding 300 years of instability, anarchy, exploitation, oppression, insult and poverty। तो कहा जा रहा है कि, बता रहा है, यस सर। बता रहा, हाँ, कहा जा रहा है कि 300 सालों से, यानी जब से अंग्रेज आए थे, तो 300 सालों से लगभग ये लोग अपने अस्तित्व को बचाए हुए थे, किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे, अपने जाति को बचाए हुए थे। सेफ गार्ड बताया होगा। हाँ, सेफ गार्ड मतलब सुरक्षित रखना, बचाए रखना। 300 सालों से ये अपने आप को बचाए हुए थे। क्या क्या बर्दाश्त कर रहे, क्या क्या उनको सहना पड़ा था। अब इवन आफ्टर विथ स्टैंडिंग 300 ईयर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, 300 साल तक ये इनस्टेबल रहे थे, यानी कि अस्थायी रहे थे। कभी कुछ होता था, कभी यहाँ करते थे, कुछ बदलाव करती थी कानून सरकार, कभी कुछ बदलाव करती थी। तो 300 ईयर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, एनार्की यानी अराजकता, कभी नियम कानून कुछ पता ही नहीं होता था क्या करना नहीं करना, क्योंकि पहले के नियम कानून तो खत्म कर दिए थे अंग्रेजों ने। नए नियम कानून वो लिखा हुआ छापते थे, तो लिखा हुआ कौन पढ़ना जानता था, तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता था कि क्या है। तो ये हो गया, एनार्की मतलब हो गया केओस। हाँ, केओस, कानून व्यवस्था में गड़बड़ी। हाँ, यस सर। एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण। 300 सालों से इनका शोषण कर रहे थे अंग्रेज और बाहरी लोग। ऑपरेशन अत्याचार, इंसल्ट यस सर। अपमान, एंड पावर्टी
और सबसे अंत में इन सब के ऊपर गरीबी। गरीब पर सब होने लगता है, अमीर पर कुछ नहीं होता है। It was a demonstration of nothing but their strong desire to live। तो ये जो आंदोलन था ये और कुछ नहीं था, कुछ और नहीं हाँ हाँ, दिखावा, हाँ प्रदर्शन की, और कुछ नहीं बल्कि उनका जो एक मजबूत इच्छा थी, कठोर इच्छा थी कि हमें जीवित रहना है, किसी तरह हमें जिंदा रहने का हक है। तो उसी का एक जो है ये प्रदर्शन मात्र था, ये जो आंदोलन था कि भाई हमें भी जीना है, हमें भी जीने दो, हम भी आदमी हैं, हम भी जानवर नहीं हैं। डिस्पाइट ऑल दिस पीपल ऑफ बिहार डिड देयर ड्यूटी टुवर्ड्स देयर नेशन। कहा जा रहा है ये सब होने के बावजूद जो बिहार के लोग थे उन्होंने अपने देश के प्रति जो कर्तव्य था उसको किया। द अनपैरेलल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। Despite they don't do all these activities, people of Bihar did not did their duty because of this. ठीक है सर, yes sir. हाँ, ड्यूटी टुवर्ड्स देयर नेशन, द अनपैरेलल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन दैट दे हैव मेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया कैन नॉट बी फॉरगॉटन। तो ये एक आ गया कंक्लूजन इस तरह, बिहार के लोग जो है इतना कुछ, बिहार में भाई बिहार झारखंड सब था उस समय, तो उस समय इतना अत्याचार ये सब हुआ, सब अराजकता हुआ झारखंड में, ये सब जो भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद बिहार के लोगों ने अपने देश के प्रति जो भी कर्तव्य था उसको किया, और जो है उसके स्वतंत्रता आंदोलन में द अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जिसका कोई समानांतर दूसरा कोई नहीं किया था इतना जितना बिहार के लोगों ने किया था। हाँ unparalleled contribution that they have made to the freedom struggle of India कैन नॉट बी फॉरगॉटन। तो वो उन्होंने जो अपने इस देश के आज़ादी की लड़ाई में जो अपना कंट्रीब्यूशन किया है बिहार के लोगों में, उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। Yes sir. या तो ये जो तीन लाइन पहले था, tribals have been able to safeguard their existence हाँ, even after with understanding। यहाँ पे मतलब इस लाइन का मतलब विथ स्टैंडिंग है, विथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, विथ स्टैंडिंग। with standing विथ स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना। बर्दाश्त सहना, सहना बर्दाश्त करना। और ये एग्जिस्टेंस यहाँ पे वही एक्सटेंड हुआ। हाँ 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 हाँ, हमेशा यही एग्जिस्टेंस का मतलब वही होता है। नहीं नहीं, एग्जिस्टेंस जो है EXISTANCE। नहीं नहीं नहीं, गलत वो लिखे हुए हैं आप स्पेलिंग, दिया हुआ तो है। हैं? हाँ, हाँ हैं। एग्जिस्टेंस मतलब क्या कहें, एग्जिस्टेंस का मतलब ऐसे होता है अस्तित्व होता है। हाँ मतलब हम देखिए, एग्जिस्टेंस का मतलब हम किस रूप कैसे जी रहे हैं, सीधा लिख लीजिए कैसे, या जीवन उसको लिख लीजिए सीधा, जीवन या कैसे जी रहे हैं। देखिए एग्जिस्टेंस, आप किसी को देखते हैं तो आप उसको देखते हैं कि वो क्या पहन रहा है, क्या खा पी रहा है, क्या काम कर रहा है, वही उसका एग्जिस्टेंस होता है। आप किसी को देखते हैं कि फटा पुराना कपड़ा पहने रहता है बेचारा, कुछ उसको मिलता है कहीं से खाने के लिए तो खाता है, नहीं तो भूखा रहता है, कहीं पड़ा रहता है बैठा, तो आप उसको कहते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस तो नाम मात्र का है, उसको कुछ
जीवन, हाँ, उसको तो एकदम कुछ मिलता परफेक्ट ही नहीं वर्ड है। है इसके लिए। हैं? इसके लिए एकदम परफेक्ट वर्ड है एग्जिस्टेंस। हाँ, बस ये नॉर्मल है, और कोई वर्ड नहीं आएगा हाँ, इसके हाँ, तो अलावा। हम किस तरह से जी रहे हैं, क्या हमारा रूप बाहर देख रहे हैं लोग, वही जीवन एग्जिस्टेंस जीना। है। जीवन जीना। हाँ, जैसे। हाँ, तो ये जो है आपका हो गया टाना भगत मूवमेंट, समाप्त हो गया। ठीक है। जैसे। नेक्स्ट है अब हमारा इसमें नोनिया रिबेलियन। So 1 minute, 1 minute। हाँ, ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके सर। हाँ, 2 मिनट में ठीक, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का। बस बस 1 minute।
सो देखिए, नेक्स्ट इज नोनिया रिबेलियन। आइए इसको देखते हैं। नोनिया भी जो है एक जाति होती है, ठीक है। नोनिया भी एक जाति होती है। यहाँ हम जाते हैं अभी तो आगे अनीसाबाद के पास एक है नोनिया कॉलोनी। जब जाते हैं वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर प्रणाम करते हैं, बस वहाँ नोनिया कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ। तो नोनिया भी एक जनजाति होती है। देखिए, दिस रिवोल्ट हैड टेकन प्लेस बिटवीन, ये नोनिया के द्वारा किया गया विद्रोह, नोनिया विद्रोह हिंदी में कहते हैं। दिस रिवोल्ट हैड टेकन प्लेस बिटवीन 1770 CE and 1800 CE in the regions in Bihar like Hajipur, Tirhut, Saran and Purnia that were producing सोरा सॉल्ट पीटर। देखिए, तो ये जो है 1770 और 1800 के बीच में बिहार के किन क्षेत्रों में हुआ? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, जहां की सोरा का उत्पादन होता था। ठीक है, सोरा आपको बताए थे किसको कहते हैं? ये बारूद। बारूद। सॉल्ट पीटर जो होता है इसी से बारूद बनता है, ठीक है। गन पाउडर भी इसी को कहते हैं। तो ये जो है उस समय कहाँ कहाँ बिहार में बनता था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। बिहार वॉज अ मेजर सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट पीटर एट दैट टाइम। उस समय जो है बारूद बनाने वाले में बिहार एक प्रमुख केंद्र था। बिहार में बनता था बारूद। सॉल्ट पीटर वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर मेकिंग गन पाउडर। सॉल्ट पीटर जो सोरा होता है इससे बारूद बनाते हैं, अभी वही लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू सॉल्ट पीटर वर मोस्टली हैंडल्ड बाय पीपल फ्रॉम नोनिया कम्युनिटी। और ये जो सोरा को बनाने से बारूद बनाने के काम जो है ये ज़्यादातर नोनिया जाति के ही लोग किया करते थे, ठीक है। क्योंकि जिस क्षेत्र में होते थे वहाँ नोनिया लोग रहते थे, ज़्यादा आदिवासी नोनिया थे वहाँ पर, तो यही लोग इस काम में ज़्यादा लगे रहते थे, बारूद बनाने के काम में, नोनिया जाति के लोग। दे वर पीपल हु वर्कड एज मिडिल मैन बिटवीन द ब्रिटिश कंपनी एंड नोनियाज। अब इसमें कुछ लोग जो थे वो इसमें बिचौलिए का काम करते थे, जो क्योंकि आदिवासी लोग से डायरेक्टली अंग्रेज बात नहीं कर, आदिवासी लोग हैं उनका अपना अलग भाषा, रहन तौर तरीका सब होता है, तो उससे अंग्रेज लोग डायरेक्टली नहीं वो करते थे। तो उनके बीच में जो यहाँ के कुछ लोग थे वो एक बिचौलिए का काम करते थे, दोनों के, मिडिल मैन कहते हैं इंग्लिश में। दे वुड बाई रॉ सॉल्ट पीटर फ्रॉम नोनियाज एंड सप्लाई द सेम टू द ब्रिटिश फैक्ट्रीज। तो ये क्या करते थे, नोनिया लोग जो उनसे ये कच्चा जो है सोरा खरीदते थे और उसको ये लोग ब्रिटिश जो फैक्ट्री होती थी जहाँ ये बनता था उसमें बेच देते थे। जहाँ बारूद बनाने की फैक्ट्री होती थी अंग्रेज़ों की, उनको बेचते थे। देखिए आज भी यही होता है, हर जगह मिडिल मैन है, ठीक है। तो जैसे मैं भी एक मिडिल मैन हूँ आपके और नॉलेज के बीच का, ठीक है, किताबों के बीच का, जो हाँ जो बिचौलिया मतलब कि किताबी भाषा में कहते हैं। हाँ, बिचौलिया कहने जो बीचवान होता है, जो बीच में होता है, जो कैरी, जैसे ज्ञान है। अब ज्ञान
मैं आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ या मैं ज्ञान प्राप्त करता हूं कहीं से, वो ज्ञान मैं आप तक पहुंचाता हूं सही रूप में। तो आप दोनों के बीच का मिडिल मैन यानी नॉलेज है और आप हैं जो ग्राहक है जिसको नॉलेज चाहिए, हाँ, उसके बीच में मैं हूँ, ठीक है। उसी तरह जैसे आपको तो हर जगह लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली दोनों में रिलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। दोनों में रिलेशन नहीं हो पाता। जैसे देखिए बैंक है या अधिकारी हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्या है, बिचौलिए हैं सरकार और जनता के बीच के। सरकार की नीति, सरकार का पैसा को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो काम करते हैं जितने भी अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो भी हैं। तो मैं आपको मिडिल मैन का अर्थ समझा रहा हूं कि जो दो के बीच का काम करता है। शादी ब्याह होता है, उसमें भी बिचौलिए, उनको अगुआ यहाँ कहते हैं, बिचौलिया भी कहते हैं, बिचवान कहते हैं। कि भाई अब दो लोग जानते नहीं है, वर पक्ष और दुल्हन पक्ष जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एक बीच में जो होते हैं, जो दोनों लोग को जानने वाले होते हैं, वो बातचीत कराते हैं, तय होता है शादी इस तरह से। उसकी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना नहीं हो सकता है कोई भी रिलेशन तय, जो लोग बिचवान होते हैं। क्योंकि भाई लड़की पक्ष और लड़का पक्ष एक दूसरे को जानते नहीं है, न उनमें विश्वास होता है शुरू में। तो जो एक कॉमन होता है जो दोनों को जानता है, वो दोनों के बीच में बातचीत करके संबंध कायम कराता है, तो उसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वही हाल है हमारे यहाँ। लेकिन देखिए राजीव गांधी ने क्या कहा, परेशान हो गए बेचारे, नेहरू भी परेशान थे, इंदिरा भी परेशान थी, और राजीव तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोल ही दिए अंततः। तो कि बोलते राजीव कि भाई हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं जनता के लिए, तो मात्र 15 पैसा पहुँचता है जनता तक, बाकी 85 पैसा खत्म हो जाता है बीच में ही। तो 85 पैसा कहाँ गया? तो यही जो बिचौलिए मैंने आपको बताया, उनके जेब में चला गया। तो बिचौलिए कौन है? सरकारी कर्मचारी, अधिकारी। अभी मैंने आपको बताया कि जनता और सरकार के बीच के बिचौलिए हैं ये। कोई भी चीज़ जो सरकार से शुरू होती है वो जनता तक इनके माध्यम से पहुंचती है, ठीक है। तो बीच में वो साफ हो जाता है उसका 85। तो राजीव को बोले इस बात को, पब्लिकली बोले परेशान होके कि भाई हम 1 रुपया यहाँ से बेचते हैं जनता के लिए। तो डायरेक्ट मोदी ने क्या किया, मोदी ने इसी को खत्म करने के लिए लाया डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार, और ये सब। आधार तो कांग्रेस लाई थी, उसका इस्तेमाल किया मोदी ने। डीबीटी का इसने करने, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा बेनिफिशियरी के, जिसको देना है सरकार उसके डायरेक्ट अकाउंट में डालेगी, ताकि बीच से किसी और को लेने देने का झंझट खत्म हो जाए। हालांकि अभी भी है, उसमें भी बेचारे सीधे साधे जो लोग रहते हैं उनको ठग ही लिया जाता है, किसी न किसी बैंक ले लेता है पैसा, निकालने वाला पैसा कुछ ले लेता है कमीशन या जो रहे। लेकिन कोशिश यही थी, देखिए मैं आपको बहुत सारी बातें इसमें जोड़ के समझा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है, आगे काम करना होगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ मैंने आपको जोड़ दिया। आज जो मोदी का था, ठीक है, तो मोदी के सरकार का वो बोलते हैं जैम ट्रिनिटी, JAM। जे से जनधन, ए से आधार, और एम से था, क्या था, एम से जैम, जैम ट्रिनिटी, खैर। तो 3 चीज़ों को उसने ये बनाया था, ताकि जो, क्योंकि ये बिचवान लोग जो बिचौलिए होते हैं, यही सब इंटरमीडियरी भी इसको कहते हैं। मिडिल मैन लिखा है, इंटरमीडियरी भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, हाँ। तो यही सब मलाई खा जाते हैं, और जो पहुंचना होता है वो पहुंचता ही नहीं है। अभी देखिए किसानों का विद्रोह हो रहा है हमारे देश में, फिर से शुरू हुआ ना अभी किसानों का विरोध। किसानों का क्या इशू है? किसानों का यही इशू है। किसान देखिए अगर चावल बेचता है पैदा करके, अगर 25-30 रुपए बाजार में वो बेचता है जिसको भी, और वो हमें जब हम खरीदने जाते हैं किस रेट पर मिलता है पता है आपको? जो 25 से 30 रुपए अगर किसान बेचता है, तो वो हमको 70 से 80 रुपए वो चावल मिलता है बाजार में खरीदने के लिए, समझ गए। और अगर वो 50 रुपया बेचता है तो वो 100 रुपए से ऊपर हमें मिलता है, 120 के आसपास। हाँ। क्योंकि हम जान रहे हैं, मैं खुद, हमारा भी होता है ना चाव, तो हम जान रहे हैं कि हम बेचते हैं और क्या बाजार में खरीदने के लिए मिलता है। तो इतना रेट कैसे बढ़ जाता है? बिचौलिए, बीच के लोग,
इतना, और उसमें उसी तरह आपको कोई भी आप सामान खरीदते हैं, कोई भी आप सामान खरीदते हैं, आप होलसेलर या उसके मेन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइएगा, आपको बहुत कम रेट उसके एमआरपी से होता है, लगभग आधा हो जाता है। तो 50% जो है वो बिचौलियों के कारण बढ़ता है दाम, और आके आपको एमआरपी पर ले लिया जाता है। अभी देखिए दवाइयों को, आप दवाइयाँ खरीदते हैं, कहीं बढ़िया जगह खरीदिएगा जहाँ से आपको होलसेलर हो या बड़ा सेलर हो, 15% आपको डिस्काउंट दे देगा वो। 15%, ऑनलाइन 20 भी देता है, 25 भी दे रही है कुछ कुछ स्कीम वगैरह के तहत 25% तक देता है। तो कैसे दे रही है 25%? वो फायदा नहीं कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। तो क्योंकि वो बीच के उसको खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट आप बड़े से डील कर रहे हैं तो आपको बीच के लोग, क्योंकि उसके बाद वो अपने से छोटे डीलर को बेचेगा, फिर वो अपने छोटे को बेचेगा, फिर वो रिटेलर के पास जाएगा, वहां आप खरीदने जाएंगे, इस तरह चलता है। इसलिए होलसेल में रेट सस्ता है। अमेजन पर हमें कभी कभी 50% 60% डिस्काउंट तक मिलता है। क्यों? क्योंकि अमेजन इस देश का आज सबसे बड़ा होलसेलर हो गया है कंज्यूमर गुड्स का। जो हम लोग आमतौर पर चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे बड़ा होलसेलर हो गया अमेजन। तो देखिए कितना बड़ा डिस्काउंट। आपको कभी भी अपने आसपास का दुकान वो रेट नहीं दे, ज़्यादातर चीज़ों में 95% चीज़ों में। कुछ चीज़ें अभी भी जो ज़्यादा बल्कि है, ज़्यादा भार वाली होती हैं, या ज़्यादा वैसे होती हैं, मोटी चीज़ होती है, उन चीज़ों को आप अभी पाएंगे कि आपके लोकल कहीं बाज़ार होलसेलर में सस्ता मिल जाएगा। नहीं तो 95% चीज़ें आपको अमेजन पर सस्ती है, आपके लोकल आसपास कोई भी बाज़ार से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखिए, 1000 रुपये का डब शैम्पू का होता है 1 लीटर का एमआरपी प्रिंट, 1100 रुपये आजकल है, वो 500 रुपये तक में दे देते हैं हमेशा, विश्वास करिएगा। तो हाँ, तो आखिर कैसे? क्योंकि बीच का घट जा रहा है, बीच के जो कई लेयर्स रहते हैं मिडिल मैन के, वो हट गया, उनका कमीशन खत्म, दाम कम हो गया, उसने दे दिया। ये कमीशन पर कमीशन पर कमीशन। देखिए आप कोई भी चीज़ मांगो, कहेगा हाँ हाँ हम ला देंगे। यहाँ इतना खाली कमीशन का धंधा जगह है कि क्या कहें। आप कोई सामान कहेंगे हाँ हाँ हम ला देंगे, इतना लेंगे, ठीक है, तो आपको तो एमआरपी जो है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो प्राइस नहीं होता है उसका, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि जो जिस खुदरा जिसको मैक्सिमम इस दाम तक बेचा जा सकता है, वो एक फिक्स रेट नहीं होता है एमआरपी, यही समझिए। आज देश की 90% जनता एमआरपी का मतलब नहीं जानती। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हाँ, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी सबसे ज्यादा कीमत जिस पर उसको बेचा जा सकता है। जरूरी नहीं है उसी पर बेचा जाए, उससे कम पर भी बेचा जाना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा पर आप नहीं बेच पाएंगे। नहीं तो व्यापारियों का मन हो तो 100 रुपए की चीज को 500 में बेचे, ठीक है, उनको पर तो छोड़ दिया जाए तो मनमाना कीमत वो बेचे। लेकिन सरकार ने हर चीज पर इस तरह से बना हुआ कानून सब है, फिक्स किया हुआ है। तो एमआरपी होता है कि मैक्सिमम, आपको उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता है। तो इसीलिए जो ज्यादा ये होते हैं लास्ट एंड पर होते हैं, बड़े बड़े शोरूम में सब में जाएगा, 1 रुपया नहीं छोड़ेगा एमआरपी पर आपको। और अमेजन पे चले जाइए 50% डिस्काउंट दे देगा आपको। तो हम तो इसलिए आपको बोले हैं, आप जानते भी हैं, हमें तो अमेजन वाला सब हमको पहचानता है, या वहाँ भी कुछ दिन रहे वहाँ सब पहचान गया, बोला डेली डिलीवरी इनका करते, तो बिना देखे जान जाता है कहाँ जाना है। तो अमेजन जो है या सबसे ज़्यादा आपका ये हो गया है, सबसे बड़ा होलसेलर हो गया है। तो मिडिल इस देश में हर जगह है। देखिए किसान का भी विरोध हो रहा है। किसान का क्या विरोध है कि भाई हमको उचित कीमत नहीं मिलता है अपना फसल का, उसको नहीं मिल रहा है, वो बेचारा उसको घाटा में हो रहा है। उसको जितना, हालांकि वहाँ भी किसानों की भी कुछ गलती है, कुछ गलती है, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है उचित, क्योंकि जो भाव उसको मिल रहा है उसमें उसको बहुत कम बचत हो रहा है। और वही जब वो, और उसका खास करके देखता है कि भाई हम तो बेचते हैं 20 से 30 रुपए चावल, और बाजार में वो 60-70 रुपए बिक रहा है, 80 रुपए बिक रहा है, तो हमें भी तो मिलना चाहिए।
तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा है? बीच का पैसा जो व्यापारी लोग हैं, गन्ने व्यापारी, अनाज व्यापारी लोग हैं, तो ये सब में धीरे धीरे कमीशन में बढ़ता चला जाता है एक के बाद एक। और बाजार तक आते आते पैकिंग हुआ, ये हुआ, सफाई हुआ, कुछ प्रोसेसिंग भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका दाम फिर बहुत बढ़ता चला जाता है। तो मैंने सीधे आपको आइडिया दे दी कि किसान अगर 30 रुपये अनाज बेचता है तो वो आपको कम से कम 60 से 70 रुपये आपको खरीदने के लिए मिल रहा है वही चीज़ बाजार में। तो इसी वजह से आज किसान विरोध कर रहा है। देखिए फिर उधर शांत हुआ था, कानून बदला, इसीलिए देखिए कि जो आप देखिए इस पर सवाल भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, अभी हिस्ट्री हालांकि चल रहा है, कि मोदी ने इसीलिए कदम उठाया, उन्होंने कानून बनाया कि अब उसको अनाज मंडी से किसी को अनाज खरीदने की या बेचने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी उससे अपना किसी से भी डायरेक्टली सौदा कर सकते हैं। पहले कानून था कि किसान को अनाज मंडी में ही बेचना है और जो खरीदने आएगा वो अनाज मंडी से ही खरीदेगा जो भी कोई है। तो बीच में कई लोग, पूरा चेन होता था एक मिडिल मैन का, वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, ये जाए इस तरह का उसमें। तो उनने कर दिया कि नहीं, जो व्यापारी है या जो भी है वो सीधे किसान के खेत से चाहे तो वो खरीद ले सकता है, उसको नहीं जाना है कि मंडी गोदाम में जाएगा वहां से ही अनाज खरीदेगा, और किसान भी बेचेगा तो अपना जाके सीधे गोदाम तक उसको ले जाके बेचना है। आप आज उसने कानून कर दिया कि आप अपनी फसल आपकी खड़ी है, आप ला के व्यापारी को दिखा दीजिए मेरी फसल है, बताओ कितना पैसा दोगे, आप तय कर लो, वो ले जाएगा आपका, ठीक है। और जहां आपको ज्यादा मिल रहे उसको आप, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ, मैं मान लीजिए मेरे यहाँ बहुत बड़ी जमीन धान है, कोई भी फसल है, मेरा सरसों है, जो भी है, और कोई हैदराबाद से व्यापारी है, वो चाहता है कि कहीं सरसों का बिजनेस करना चाहता है, वो मेरे पास आता है, कहता है कि ऐसा है, हम आपका सारा सरसों खरीद लेंगे मेरे खेत में, हम उससे वहाँ डील कर दें, हाँ इतना में हम बेच देंगे, ले जाइए आप, इतना दाम दे रहे हैं। तो पहले था कि आप मजबूर थे लोकल मंडी ही में बेचने के लिए, अपने जो आसपास की मंडी उसी को आप बेच सकते थे, दूसरे को नहीं बेच सकते थे। लेकिन अब जो है इन्हें कर दिया कि नहीं, कोई व्यापारी सीधे आपसे खरीद सकता है, पहली चीज। दूसरा, एमएसपी में उसमें था कि सरकार आप जब मंडी में बेचेंगे तो कम से कम इस रेट पर आपको खरीदेगी, एमएसपी उसको कहा जाता है, मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस, नहीं सॉरी, सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इतना कीमत पर तो सरकार आपसे खरीद ही लेगा, ठीक है, अगर आप सरकार को बेचते हैं तो वो ये गारंटी चाह रहे थे। तो अब वो कर दिया कि भाई क्यों गारंटी के चक्कर में पड़ते हो, आपको ज्यादा कीमत मिलता है तो ज्यादा कीमत पर ये करो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हो सकता है आपका क्वालिटी अच्छा ना हो तो कोई कम कीमत पर देने को होगा प्राइवेट पर्सन, तो वो आपको खरीद, आपको आप बेचिए, आप अपना समझिए। तो उस पर किसान लोग विरोध है कि भाई उसको तो था कि मेरा सड़ा रहे, गला रहे, जो रहे, अगर अनाज रहेगा ठीक ठाक सरकार के पैमाने पर पास हो जाएगा तो सरकार हमको इतना एमएसपी तो देगा ही देगा, उसको भी एक सुरक्षा का भावना था कि इतना पर तो बिकेगा ही कम से कम, उसी हिसाब से वो अपना वो घाटा नुकसान का समझता था, फायदा का। लेकिन उसको सरकार ने कर दिया था पहले ढीला कि नहीं, तो ये लोग चाह रहे हैं एमएसपी की गारंटी दे सरकार, और सरकार करेगी गारंटी के चक्कर में फिर आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते हो कंकड़ पत्थर जो होगा बेच देंगे तो सरकार लेगा ही। इसी चीज का विरोध हो रहा है, समझ रहे हैं, इश्यू समझ में आया आपको? हाँ, व्यापारी लोग दूसरा ये डर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो डर है इनको कि सरकार की गारंटी जो हाँ खत्म हो जाएगी तो फिर व्यापारी लोग हमसे मनमाने कीमत पर खरीद लेंगे, क्योंकि फिर हम मनमानी के हाथ, व्यापारी के हाथ के गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। व्यापारी हमसे, चूंकि बड़ा व्यापारी रहेगा, उसके पास पैसा रहेगा, वो हमें दबाव देगा, कंपटीशन में लोग कम दाम पे बेचना होता है ना, देखिए जहां ज्यादा होता है वहां कंपटीशन में होता है। आप देखिए जहां एक दुकान रहेगा वो जो रेट देगा आप वही खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, जहां 10 दुकान होता है वहां आपस में कंपटीशन होता है, दूसरा सोचता है अरे भाई ये बेच देगा, मैं कम ही में बेच देता हूँ 2 रुपए से, तो आप उसके पास चले जाते हैं। अगला होता है वो कह रहे अरे भाई मैं इससे भी 2 रुपया कम पे बेच देता हूँ, तो आप उसके पास चले जाएंगे। तो मजबूरी हो जाती, फिर सभी सही रेट पर बेचते हैं, कम ही रेट पर बेचना सबकी मजबूरी होती है, देखता है कि मैं ज़्यादा रखूंगा प्राइस तो मेरे पास कोई आएगा ही नहीं, कंपटीशन इसी को कहते हैं। तो वो किसानों को यही डर है कि कंपटीशन में कुछ किसान कम रेट पर बेचना शुरू कर देंगे तो पता चलेगा हमको कि हमको भी मजबूर हो जाएंगे कम रेट पर देने के लिए, और हम उनके हाथ में बंद जाएंगे, व्यापारी के उसमें कंट्रोल में आ जाएंगे।
अभी हमको सरकार का गारंटी रहता है तो हम सरकार को, तो ये सब बातें जो किसानों के मन में डर है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट करके टॉपिक से, मैं मिडिल मैन आपको समझा रहा था। मिडिल मैन हर जगह क्या है, मिडिल मैन। दवा का क्या है, जितनी दवा बिजनेस चल रही सब मिडिल मैन का धंधा है। ठीक है, हर जगह सब खाली मिडिल मैन। पंडित ब्राह्मण क्या है, भगवान और हम लोग के बीच का मिडिल मैन। कहता है भगवान का दर्शन कराएंगे, भगवान को पूजा कराना है, हम जानते हैं कैसे कराना है, भगवान का पूजा पैसा दो इतना ही लेंगे। ठीक है वो मिडिल मैन। तो ये जो लोग थे यहाँ भी, और मिडिल मैन ही नुकसान करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि देयर वर पीपल हु वर्कड एज मिडिल मैन बिटवीन द ब्रिटिश कंपनी एंड नोनिया। नोनिया लोग जो थे कि जो सोरा को जमीन से खोद के निकालते वगैरह का काम करते थे। ठीक है, खान का काम ये लोग करते थे, नोनिया। अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री में चाहिए होता था सोरा ताकि वो बारूद बना सके। डायरेक्टली वो लोग इससे डील नहीं कर सकते थे, या कर भी सकते थे तो उसको नहीं जान, तो यहाँ के लोग जो कुछ थे वो बीच में मिडिल मैन का काम करते थे। वो इनसे कम कीमत पर कच्चा माल खरीदते थे और उनको काफ़ी ज़्यादा कीमत पर अंग्रेज़ों को बेच देते थे। देखिए अंग्रेज़ भी यहाँ आए थे भारत तो मिडिल मैन बनने के लिए आए थे, ये जानिए। अंग्रेज़ जो आए थे भारत किस लिए आए थे, अंग्रेज़ों ने वहाँ सुना, अंग्रेज़ मतलब कि जो यूरोपियन लोग थे वहाँ कि भाई भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। वास्को डगामा और ये सब खोज किए थे, यहाँ के रास्ते, यहाँ के बारे में बताए वहाँ के लोगों को। तो वहाँ के लोग यहाँ आए कि भाई यहाँ से खरीदेंगे और यूरोप में भारी कीमत पर बेचेंगे। तो आप जानते हैं उस समय यहाँ से मसाले और जो भी चीज़ें खरीद के ले जाते थे 26 गुना दाम पर बेचा जाता था यूरोप में। 26 गुना। तभी तो इतना दूर वो चल के आते थे, गाड़ी मतलब कितना उस समय खतरनाक होता था जहाज का, कि शिप से आते थे, इतना खतरनाक रास्तों, इतनी दूर हजारों किलोमीटर का रास्ता करके, और बड़ा डर होता था डूबने का, करने का, तूफान का, हर तरह का एक्सीडेंट का, और करके फिर यहाँ से वो ले जाते थे। तो 26, तो नेचुरल बात है, बिना मेहनत रिस्क नहीं होता है कोई भी काम में, वो बात है। तो 26 गुना दाम पर वहाँ जाके बिकता था सामान, तो वो उनका फ़ायदा होता था। इसीलिए होड़ लग गई, सब कंपनियां भारत आने लग गए। तो अंग्रेज़ किस लिए आए थे भारत, इसीलिए आए थे। और शुरू में कर भी यही रहे थे कि यहाँ से खरीदते थे कम दाम, क्योंकि यहाँ सस्ता होता था, खरीदते थे और जाके यूरोप में बेचते थे। व्यापारी न थे अंग्रेज़, आए थे व्यापारी बन के ना। तो वो भी मिडिल मैन बनने आए थे कि यहाँ से खरीदें कम दाम पर, वहाँ ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे। लेकिन देखे कि जब यहाँ के लोग भाई कमज़ोर, यहाँ के राजा सब ऐसे ही बेकार हैं, वाहियात हैं, नवाब सब वाहियात है, खाली आए। तो बोला कि पैसा भी क्यों दे, हम ही लोग राजा बन जाए, फिर तो सब माल अपना ही, फिर तो कम से कम कीमत पर हम लोगों से ले लेंगे, क्योंकि हम ही शासक हो जाएंगे। तो बस उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया देश पर, और फिर सारा माल अपना यहाँ से यूरोप भेजने लग गए, इंग्लैंड भेजने लग गए कम कीमत पर, और यहाँ के सबको ठप कर दिया, लोग को, यहाँ के व्यापार को। ठीक है, तो खैर चलिए यहाँ देखिए, यहाँ तो जो लोग थे यहाँ के जो कि मिडिल मैन थे नोनिया के और ब्रिटिश के बीच में, दे वुड बाई रॉ सॉल्ट पीटर फ्रॉम नोनियाज एंड सप्लाई द सेम टू द ब्रिटिश फैक्ट्री। क्या करते थे कि ब्रिटिश नोनिया जाति के लोगों से कच्चा सोरा कम कीमत पर खरीदते थे और उसको अंग्रेजों की फैक्ट्री में बेच देते थे। The British company would pay these middlemen 1/4 of the price of saltpeter as advance। अब देखिए यहाँ आपको कुछ कुछ दिया जा रहा है हिसाब कि कैसे कैसे होता था। ठीक है, तो देखिए कि अब ये जो मिडिल मैन थे, इनको अंग्रेज क्या करते थे कि जो उसका दाम होता था कुल सोरा का, उसका 1/4 जो है वो एडवांस के रूप में वो दे दिया करते थे। ठीक है, पहले 1/4 उसका एडवांस दे देते थे। तो these middlemen received 2 to 4 आना per mound of kalmi sora and 1 to 4 annas per mound of crude sora from the company and paid just 12, 14 or 5 annas to the nonias।
अब ये क्या है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। हाँ, तो खैर ये क्या करते थे कि ये जो खरीदते थे मिडिलमैन जो है, इनको मिलता था 2 से 4 आना मिलता था एक माउंड का, एक मौनी का, या क्या बोलें जो भी है, एक जो ये होता है, मतलब एक जो ये होता है ना बास्केट टाइप का, क्या बोलते हैं आप, दौरा, जिसको दौरा टाइप का जिसमें उठाते हैं लोग। हाँ, तो माउंड उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे हम लोग मौनी बोलते हैं कहीं कहीं लोग, या उसको दौरा या जो भी कहते हैं। तो एक उसका इनको 2 से 4 आना मिलता था अच्छे इसका कलमी सोरा, मतलब जो बढ़िया क्वालिटी का सोरा होता था। और 1 से 1 to 4 आना पर माउंड ऑफ क्रूड सोरा फ्रॉम कंपनी, और कच्चा सोरा अगर हुआ तो उसके लिए 1 से 4 आना मिलता था, लो क्वालिटी का सोरा हुआ तो एक मौन का इतना मिल जाता था, एक मौनी का, और ये लोग टोटल में खाली 12 से 14 आना उनको नोनिया को दे देते थे। ठीक है। ऑन अदर हैंड अदर बिजनेसमैन हु वर नॉट कनेक्टेड विद कंपनी यूज्ड टू पे 3 आना पर माउंड ऑफ सोरा टू द नोनियाज। जबकि जो दूसरे बिजनेसमैन थे जो कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे, वो नोनिया से सीधे खरीदते थे, तो उनको एक मौनी का 3 आना तक देते थे। सोचिए, उनको वो एक मौनी का 3 आना देते थे नोनिया को सीधे, जबकि ये लोग कितना ही उनसे ले लेते थे और कुल मिला के 12 से 14 15 आना देते थे। और जबकि जो दूसरे बिजनेसमैन थे उनको सीधे 3, यानी कि अगर 10 12 दे दिया तो 30 से 36 आना हो जाता था, जबकि ये लोग मात्र 12 14 या और ज़्यादा देते थे। तो मतलब और ज़्यादा मौनी अगर दिया तो और ज़्यादा उसको मतलब मौनी के हिसाब से मिला, और ये लोग टोटल खाली 12 14 आना दे देते थे, कितना ही मौनी दिया तो यही कहा जा रहा है कि दस द नोनियाज वर बीइंग बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय द कंपनी एंड हेंस द नोनियाज स्टार्टेड सेलिंग सोरा टू दोज बिजनेसमैन सरप्टिशियसली। तो इससे क्या हुआ कि नोनिया लोग का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। तो नोनिया जाति के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने चुपके चुपके, सरप्टिशियसली का मतलब होता है छुपके, चोरी से। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन जो दूसरे व्यापारी लोग थे जो इनको 3 आना देते थे, उनको चुपके से छुपा के चोरी से बेचना शुरू कर देते थे नोनिया जाति के लोग। When the British government came to know of the same, they started taking brutal action against the Nonia। अब अंग्रेजों को जब इसकी जानकारी पड़ी कि ये जो है नोनिया जाति के लोग चुपके चुपके बेच दे रहे हैं उनको, दूसरे व्यापारियों को बेच दे रहे हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और इन्होंने क्या किया कि कड़ा इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने जब उनको जानकारी मिली इनके नोनिया जाति के लोगों के कि चुपके चोरी चोरी से वो उनको बेच दे रहे हैं, तो उन्होंने उस बड़ी कड़ाई से उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तो ये था आपका नोनिया विद्रोह। तो इसके खिलाफ नोनिया लोगों ने विद्रोह किया था। तो क्या इशू था समझ गए। नोनिया लोग जो थे, जो सोरा को खोदने निकालने के काम में लगे हुए थे, उनसे खरीदते थे, उनको कम दाम दे रहे थे जो यहाँ मिडिल मैन थे, बिचौलिए लोग थे, इसकी वजह से उन पर, तो ये लोग चुपके से बेचना शुरू कर दिए दूसरे व्यापारियों को, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने इन पर बड़ी कड़ाई करना शुरू कर दी, और इससे जो है यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो इतना काफ़ी है नोनिया विद्रोह के बारे में जानने के लिए, काफ़ी डिटेल आप जान गए नोनिया विद्रोह का। हाँ, इसका डेट याद रखना है कि कब हुआ था। तो ये आपने पढ़ा कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। और कहाँ हुआ था, तो बिहार के हाजीपुर, इधर उत्तर गंगा के ऊपर जो है, इधर हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, जहाँ की इसका उत्पादन पैदा होता था या खोद निकाला जाता था खोद के सोरा। और उस समय बिहार देश में सोरा उत्पादन का एक मेन सेंटर था। बाद में भी मुंगेर में गन फैक्ट्री देखिए लगाई गई, गन पाउडर और गन। ठीक है, तो ये था आपका
नोनिया रिबेलियन। अब नेक्स्ट है, ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट अक्सर पूछा जाता है वहाबी मूवमेंट को, ठीक है। तो वहाबी मूवमेंट है, इसको रहने दीजिए तक, चलिए ठीक बड़ा है, है ठीक, वहां। चलिए ठीक है, कल करा देंगे। तो ऐसे मैंने वहाबी मूवमेंट आपको पहले भी एक बार कराया है, एक बार या 2 बार कराया मैंने, मेंस में भी शायद आपको लिखवाया था, क्योंकि मेंस में भी पूछा जाता था पहले रेगुलर, मेंस में भी रेगुलर ही आता था पहले वहाबी, हर साल या हर दूसरे साल आ जाता था, और पीटी में भी हर साल या दूसरे साल पूछा ही जाता है इसके बारे में एक आध सवाल। तो मैंने आपको 2 बार शायद, एक बार मेंस के नोट्स में लिखवाया है और एक बार पीटी में जब बिहार का पढ़ा रहे थे उसमें भी ये आपको मुझे याद है कि कराए हैं, फिर से करा देंगे, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, कल करा देंगे। ओके।